चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और शो की शुरुआत करते हैं। मार्केट में एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं डे हाई की तरफ बढ़ने की, और अगर आप देखें लगातार इस मार्केट में धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ रहा है। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये देखिए पोजिशनल लॉन्ग अगर आप हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रहा है। लगातार ये बात हुई इस प्लेटफॉर्म पर कि अब इस मार्केट में थोड़ा पोजिशनली लॉन्ग रहें, और जब तक मार्केट आपका स्टॉप लॉस ना हिट करे तब तक घबराएं नहीं। हाँ, इंट्राडे में वॉलेटिलिटी ज़रूर होगी, और बाइंग ऑन डिप्स भी काम कर रही है। सुबह एक डिप मिली, वहाँ पर बाइंग आई। अभी एक सेकेंड डिप आई थी, उसमें भी बाइंग आ गई है। एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस है 25,150, 25,200, उस पर देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो जो बीएससी या कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में जो बड़ी गिरावट आई, उसके बाद एक बार मार्केट में भी एक बार इवेंट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन फिर रिकवरी आ गई। लेकिन इस पर मैं थोड़ी देर में डिटेल में बात करना चाहूँगा। यहाँ पर काफ़ी बड़े मूव्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है समहाउ। आज सुबह एक बार लगा था कि बैंक निफ्टी शायद फाइनली उस अंडर परफॉर्मेंस को बंद करेगा या फिर उसको रिकवर हो पाएगा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। अभी भी थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस है यहाँ पर। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। ओके, आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है मार्केट में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन डेज हाई से थोड़ा मार्केट कमज़ोर हुआ है। मिड कैप स्पेशली अगर आप देखें तो थोड़ा ब्रॉडर मार्केट भी हल्के हुए हैं। अब मार्केट पे डिटेल में समझूंगी मैं एनर्जी आपसे, लेकिन उससे पहले जो जिक्र कर रहे थे आप कैपिटल मार्केट स्टॉक्स का, आप देख लीजिए बीएससी, एंजल वन तहजीब से पिटाई हुई, 7% से ज़्यादा इंट्राडे में लुढ़क गया बीएससी। सेबी चीफ के बयान के बाद कि शायद वीकली एक्सपायरी अब शायद बंद हो जाए, ये प्रस्ताव लेकर आ सकता है सेबी। तो अब इसके बाद, इस खबर के बाद जो रिएक्शन है वो तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? अब इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, एक चीज़ समझ लीजिए, वीकली एक्सपायरी बंद हो रही है। किसी को अगर इफ्स एंड डाउट्स है दिमाग में, अब ये मैटर ऑफ टाइम है। कैलिब्रेटेड मैनर में होगा। कैलिब्रेटेड मैनर का मतलब हो सकता है कि अभी इमीडिएटली ना हो, एक मतलब 3-6 महीने लगें। शुरू में वीकली को आप 2 वीकली कर दें, उसके बाद उसको और बढ़ाकर मंथली कर दें। वीकली एक्सपायरी खत्म होने जा रही है। आई थिंक अब किसी के मन में ये डाउट होना नहीं चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो पिछले 2 साल में सेबी के स्टांस में एक क्लियर बदलाव आया है। 2 साल पहले जब सेबी से पूछा जाता था इस बारे में, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये जितने भी ये सब बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती थी और उसका जो प्रेस मीटिंग होती थी, उसमें मैं जाता था सेबी में। तो जब भी हम पूछते थे तो सेबी का ये जवाब आता था कि हमारा काम मार्केट को रेगुलेट करना है। लेकिन पिछले 2 साल में जिस तरीके से रिटेल ने पैसा गंवाया है, और जिस तरीके से आई थिंक मुझे लग रहा है कि शायद किसी न किसी हद तक शायद सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हुई है, कहीं ना कहीं ये निकल कर आया है कि नहीं, इसको अब आपको और रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसको आपको अब आप उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, बट फैक्ट ये है, एक होता है आपका व्यू, एक होता है फैक्ट। व्यू आपका हो सकता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, मेरा व्यू ये नहीं है वैसे बाय द वे, हो सकता है, लेकिन एक है फैक्ट। फैक्ट ये कि अभी धीरे धीरे बंद होने वाला है वीकली एक्सपायरी। कुछ टाइम के बाद सिर्फ मंथली रह जाएगा। देखिए 6 महीने पहले तक तो रोज एक्सपायरी हो रही थी, उसके बाद हम वीकली पे आ गए, लाइफ मूव्स ऑन। मंथली पे आ जाएंगे, लाइफ विल मूव ऑन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है वॉल्यूम पर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं वॉल्यूम पे बिल्कुल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल इंपैक्ट पड़ेगा वॉल्यूम पर। आज की डेट में आप देख लीजिए बैंक निफ्टी के वॉल्यूम में डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ा है। लोगों ने बैंक निफ्टी को ट्रेड करना बंद कर दिया। सिर्फ जब आप लास्ट वीक में जाते हैं तब आप उसमें बैंक निफ्टी में वॉल्यूम आते हैं, अदरवाइज बैंक निफ्टी के ऑप्शन में कहाँ वॉल्यूम आते हैं? 500, 600 रुपए के ऑप्शन, वो भी आउट ऑफ द मनी, कौन लेगा? तो इसका इंपैक्ट जो है वो दिखेगा। अब इसमें ना आपको 2 तरीके से देखना। देखिए आज भी मार्केट का आप व्यू देखिए, एक तरफ है बीएससी और एंजल वन, एक तरफ है आपके स्टॉक्स लाइक नुवामा वेल्थ, या फिर आप मान लीजिए CDSL, NSDL, HDFC AMC। अब आपको एक चीज़ नोटिस आप करेंगे, इनकी इतनी पिटाई नहीं हुई। NSDL तो एक्चुअली आज ऊपर है, NSDL तो आज एक्चुअली 8% ऊपर है। HDFC AMC देखिए 1.5% ऊपर है। इसका तरीका यही है। इसको जब पिछली बार भी हुआ था तब मैंने एक बात की थी कि अब आप अपना फोकस करिए HDFC AMC पर, अब आप अपना फोकस करिए वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स पर, अब अपना फोकस रखिए डिपॉजिटरीज पर। अब तक जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी रैली थी उसको हम सिर्फ 2 स्टॉक्स के थ्रू मोटा मोटी देखते थे, बीएससी और एंजल वन। अब उसके अलावा देखिए HDFC AMC डे हाई पर आ गया, बाकी सारे AMC स्टॉक्स डे हाई पर आ गए। देश में इक्विटी गल्ट नहीं खत्म हुआ है, और देश में सिर्फ एक सट्टेबाजी चल रही थी एक वीकली ऑप्शंस को लेकर, उसको खत्म करने की ये बात हो रही है। फर्क है दोनों चीज़ों में। तो इसके लिए
डिपॉजिटरी और एएमसी इन पे फोकस बढ़ सकता है। पहले भी मैंने ये बात कही थी, मैं अब भी कह रहा हूँ, और मुझे आज इस चीज़ से खुशी हो रही है कि एनएसडीएल और एचडीएफसी एएमसी जैसे स्टॉक्स में एक्चुअली आज बाइंग आ रही है। क्योंकि देखिए, जब वो स्टेटमेंट आया तब तो इमीडिएटली सारे स्टॉक्स गिरेंगे, लेकिन उसके बाद मार्केट को भी रियलाइज होता है कि नहीं, इसका मतलब कुछ स्टॉक्स के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। ये एक्सचेंज और ब्रोकरेज स्टॉक्स, ये जो एक्सचेंज और ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं पर्टिकुलरली, ये कुछ टाइम के लिए अंडर परफॉर्म करेंगे, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये फैक्ट है कि इनकी अर्निंग्स पर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना, इस देश में सब एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ टाइम के बाद सब एडजस्ट कर लेंगे। ये 2 क्वार्टर का इम्पैक्ट है, 2 क्वार्टर के बाद सब एडजस्ट कर लेंगे, लाइफ विल मूव ऑन। ओके, तो बेसिकली एक्सचेंज और एक्सचेंज वाले स्टॉक्स पे ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, मार्केट पे आते हैं। मार्केट आपने जस्ट बताया थोड़ा डे हाई से फिसले हैं और बैंक निफ्टी रिलेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आज भी काफ़ी वोलेटिलिटी, फिर से अब एक मूव उनकी तरफ से। लेकिन मिड कैप्स में आज थोड़ी मुनाफा वसूली फिर से हाई साइड से देखने को मिली, लेकिन क्या अब भी स्ट्रेंथ कायम लग रही है आपको? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो हमें वॉच करना चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी में स्पेशली? देखिए, निफ्टी में स्ट्रेंथ है, निफ्टी में हर डिप पर बाइंग काम कर रही है। और अगर आप फॉर एग्जांपल देखिए, एक था कि पिछले हफ्ते से एक लॉन्ग ट्रेड चली आ रही है। जब पिछले हफ्ते मार्केट ने एक वीकली बार बनाया था, तब फ्राइडे को हमने एक जो व्यू लिया था। एक था मंडे को जो जीएसटी कट के बाद जो गैप अप हुआ, वहाँ से जो लॉन्ग पोजीशन चली आ रही है, वो गैप अप हुआ था करीब करीब 24,750 के आसपास। वहाँ से हमारी व्यू ये रही है कि इस मार्केट में आप पोजिशनली लॉन्ग रही है, और वो अप्रोच अभी भी इंटैक्ट है। बीच बीच में रेजिस्टेंसेस आएंगी। अभी एक मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 25,150 से 25,200 पर, ये निफ्टी का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जोन क्या है आपका? 24,950 से 25,000। सुबह भी एक डिप आई, और सुबह स्क्रीन पर जब मैं और वीरू बात कर रहे थे, यही व्यू था कि इस डिप को बाय करिए आप, और इवेंचुअली मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। अगली अगर कोई डिप आए तो उसको यूज़ करिएगा बाय करने के लिए। मार्केट में इस समय मोमेंटम है बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश फेवर में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रेड नहीं है। आज भी बैंक निफ्टी ने गुगली दी। सुबह एक बार के लिए लगा कि आप 56,000 क्रॉस करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो फिसला। अभी बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में है। यहाँ पर 55,500 पर सपोर्ट है और 56,000 पर रेजिस्टेंस है। आज तो देखिए, वैसे बैंक निफ्टी कुल मिलाकर 270 पॉइंट की रेंज में रहा है, मतलब आधा % भी नहीं है। आधे % से कम की रेंज में अगर आप एक इंडेक्स को ट्रेड करेंगे, अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर की तरह से अगर आधे % की रेंज वाले इंडेक्स को ट्रेड करेंगे, आप दोनों तरफ पैसा गंवाएंगे, ये फैक्ट है। तो इस वजह से बस यही मैं कहूँगा ओवरऑल मार्केट के व्यू को लेकर। वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ बने। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए अनुज, एक तो स्टॉक आप जिक्र कर ही चुके हैं मेरा, HDFC AMC। स्टैट्स बोल रहे हैं कि ये शायद स्टॉक जो है ना अनुज, कि ये दूसरी नई ट्रेजेक्ट्री में जंप करने को तैयार है। ऑल आई मीन फ्यूचर्स, ऑप्शंस, पुट राइटर्स, कॉल्स में अनवाइंडिंग, इस खबर ने, आज के डेवलपमेंट ने मिड सेशन की एक नई जान फूंक दी है। अभी शायद आपको इस बात का आभास न लगे सिर्फ OI देख के, क्योंकि इट्स 0.91%, लेकिन इससे पहले हुई शॉर्ट कवरिंग से अंदाज़ा लगाइए कि ये स्टॉक क्या करने वाला है। सुपर एग्रेसिव प्लेसमेंट इसकी नज़र आ रही है, और स्टेट्स बहुत अच्छे हैं HDFC AMC। दूसरा रखूँगा मैं लगभग 10:30 से जो मॉनिटर कर रहा हूँ, फार्मा स्टॉक्स। अनुज, फार्मा में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज। लॉरस, मेरे ख्याल से मिड सेशन में किसी की कॉल भी थी मेरे कार्यक्रम में ही, बट एट 891 स्पॉट एक क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन। हमने इसका एग्रेशन जून में देखा ही था। 18 जून के बाद एक ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक 682 से 900 का हो गया था। आया, कूलिंग ऑफ हुई, 1020 पे सपोर्ट लिया और वहां से इजेक्ट करता हुआ इट्स 891। लॉरस में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का फेज शुरू हो रहा है। ये देखिए, आधा % अभी आई थिंक फ्रेश बाइंग नहीं है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग का अच्छा एक फेज शुरू हो रहा है। लोअर स्ट्राइक्स पे स्पेशली एट 20 डे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, और मैं कुछ देर में आपको जब 800-900 की कॉल दिखाऊंगा तो उसमें एक आपको डिफरेंस मिलेगा, लेकिन अच्छे शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे लॉरस में, और एग्रेशन जिसे कहते हैं ना, आई मीन बहुत अच्छा आ रहा है इसमें। और तीसरा है मारुति का जो मोमेंटम शुरू हुआ मंडे मॉर्निंग से, वो अभी भी कायम, और आज इस स्टॉक ने अपना पिछले 3 दिन के स्विंग हाई को काटा। और जरा ओपन इंटरेस्ट देखिए, 66,000 शेयर इस स्टॉक में फिर बिल्डअप हुए, 2% का हुआ बिल्डअप। तो शानदार यहाँ पे प्लेसमेंट मारुति की, लॉरस की, और साथ ही साथ HDFC AMC की। अच्छा अनुज, ये कुछ बास्केट्स जो आपको लगता है कि रोज़ बरोज़ आप देखिए थीम चल रही है, एक बार ऑटो चला, फिर FMCG चला, आज फार्मा में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, हेल्थ केयर अच्छा मूव देता हुआ।
कोई ऐसी थीम और जो आपको नजर आ रही है जिसको अभी हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं या फिर जिसको राइट करने का मन कर रहा है आपका, थोड़ा सा कोई थीम? नहीं, आई थिंक एक तो सबसे पहले आपने मेंशन कर ही दिया। आई थिंक एएमसी स्पेस, वीरू, ये स्पेस मुझे लग रहा है कि अब देखिए एचडीएफसी एएमसी लाइफ टाइम हाई पर आ गया। हेल्थ केयर में जो मूव्स हैं वो आई थिंक मोर और लेस स्टॉक स्पेसिफिक हैं। जैसे मैक्स हेल्थ केयर इसलिए चल रहा है क्योंकि वो इंडेक्स में शामिल होने का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। बाकी फार्मा स्टॉक्स अपने अलग अलग रीजंस की वजह से चल रहे हैं। आई थिंक एक और स्पेस जहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वापस मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है वो है कैपिटल गुड्स स्टॉक्स। आप देखिए कल हमने एबीबी स्पॉटलाइट में लिया था, कल एबीबी में अच्छे मूव्स थे, आज कमिंस में अच्छे मूव हैं, सीमेंस में अच्छे मूव्स हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। आई थिंक एक सेंस यहाँ पर बन रही है कि ये स्टॉक्स जो हैं, अगर इकोनॉमी को फ्लिप मिल रहा है और इकोनॉमी अच्छा करने वाली है तो ये स्टॉक्स भी शायद वापस एक आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। एक सेंस बन रही है। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया, एक आखिरी सवाल उससे पहले, सेक्टर स्पेसिफिक वीरेंद्र जी ने सवाल किया, उसी रिलेटेड मेरा है। ऑटो और एफएमसीजी अगर आप देखें तो उसमें अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी। हालांकि आज एफएमसीजी थोड़ा बैकफुट पर और ऑटो भी फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आएगा, लेकिन निचले स्तरों से ऑटो में अच्छी रिकवरी। अब अच्छी खासी रैली के बाद इन दोनों स्पेस को कैसे अप्रोच किया जाए? देखिए इन दोनों स्पेसिस में एक रैली जो हो चुकी थी वो थी जो इमीडिएट इम्पैक्ट था। अब उसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। आज सुबह जो देवीना जी भी कह रही थी कि अब इनमें मार्केट थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा। कुछ कंपनियां होंगी जहां पर अब आपको लग रहा है कि शायद ये क्वार्टर ख़राब होगा क्योंकि ये लोग अपने डिसीजन पोस्टपोन करेंगे, लेकिन अब इन स्टॉक्स को आप हर डिप पर ऐड करिए। वो जो बास्केट की बात थी उस बास्केट को अब आप हर डिप में ऐड करिए, क्योंकि ये अब मार्केट के लिए लीडरशिप जो पॉकेट है वो रहने वाली है, ये कहीं नहीं जाने वाली। तो एफएमसीजी, ऑटो, मैं तो कहूँगा रियल एस्टेट, रिटेल, ये कुछ पॉकेट्स हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़ी हुई जिनमें अब आप हर डिप पर बाइंग करें बेसिकली। ओके, डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़ी हुई बास्केट में आप हर डिप में बाइंग कर सकते हैं, ये सलाह आपके लिए। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और तेज़ी की ट्रेंडिंग स्टॉक के साथ शुरुआत करते हैं। कहाँ पे आज ज़्यादा एक्शन देखने को मिला, कहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई? सबसे पहले आपके स्क्रीन पर फार्मा स्पेस के चुनिंदा स्टॉक्स में आज आपको थोड़ी स्ट्रेंथ दिखेगी। डॉक्टर रेड्डीज 2.5% ऊपर, बजाज फिनेंस पे रिपोर्ट पूरे एनबीएफसीज पर अच्छी रिपोर्ट थी, उसके बाद चल गया बजाज फिनसर्व और फिनेंस दोनों ही 1.5% की तेज़ी के साथ। सिप्ला भी कर रहा है कारोबार 1.5% से ऊपर। इसके अलावा अगर आप वायदा में देखेंगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पर अच्छी खरीदारी, उस खबर के बाद करीब करीब 4% के करीब ये दौड़ गया। मैनकाइंड फार्मा अगेन 3.5%, एल&टी फाइनेंस चढ़ गया 2.5% और मारुति सुजुकी में भी लगभग 1% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। कहाँ पर डेंट पड़ा है तो चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स थोड़े पीछे हैं। बजाज ऑटो देखें आप 1.5% टूटा। इटर्नल अच्छी तेज़ी के बाद थोड़ा मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है 1.5% के करीब करीब। जियो फाइनेंशियल यहाँ पे 1.5% लुढ़ का और इंडसइंड बैंक भी बैकफुट पर करीब करीब 1.5%। इसके अलावा देखिए बीएससी, एंजल वन, M6 जैसे स्टॉक्स पर काफ़ी तगड़ा झटका, 6% से ज़्यादा बीएससी और एंजल वन टूटता हुआ नजर आएगा आपको। सेबी चीफ के बयान के बाद कि शायद अब वीकली एक्सपायरी बंद हो जाए, उसके बाद ये डेंट पड़ा। वोडाफोन आइडिया भी लगभग 2.5% गिर कर रहा है कारोबार। तो ये मोटा मोटी पूरा ट्रेंडिंग स्टॉक्स का हालचाल। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझाती हूँ मैं आपको। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे, जुड़े रहेंगे हमारे साथ चोला सिक्योरिटीज़ के धर्मेश कांजी। टेक्निकल कॉल्स लगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, शिल्पा राउत, रुचित जैन और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर यतिन मुतब बताएंगे आपको क्या जल्द बंद हो सकती है ऑप्शन वीकली एक्सपायरी। साथ ही इस पर सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने क्या कहा वो भी सुनेंगे। फिर 2:20 पर क्लीन साइंस की ब्लॉक डील में क्या गलती हुई, यतिन मोता ही आपको जानकारी देंगे इसके बारे में। 2:30 बजे आशीष चतुर्वेदी बताएंगे कि कल निफ्टी में किन से बड़े बदलावों का ऐलान हो सकता है। साथ ही 2:45 पर समझेंगे हेक्सावेयर टेक पर ब्रोकरेजेस क्यों बुलिश है। साथ ही 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे मार्कलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर रक्षित रंजन जी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक, 3:10 पर अंजू से कल के लिए स्ट्रैटेजी, 3:15 पर BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और हमारा पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड इस समय की? गुड आफ्टरनून टू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है LTIM टेक्नोलॉजी। 5241 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 5210 का स्टॉप लगा दें तो 5300 प्लस जोन देखने को मिल सकते हैं LTI में। इसमें तेजी है और एक ब्रेकआउट भी मिला है LTI।
ओके एलटीआईएम 5243 पे आपका एक बाय कॉल मिड कैप आईटी में 63 रुपये ऊपर। चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए एबी कैपिटल में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो एबी कैपिटल में 287 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 299 299 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो इसमें ऑप्शन ट्रेड ले लें। 290 वाला कॉल ऑप्शन 5 रुपए 75 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 3.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 10 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। आदित्य बिरला कैपिटल माइनस जी के पिक डे हाई पे कर रहा है कारोबार 2.5% की तेजी के साथ। अमित जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरी इस समय की पिक रहेगी डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज में जो पुलबैक आया था उसके बाद स्टॉक ने अपना 200 एमआ वापस रिक्लेम किया। 2-3 दिन का यहाँ कंसोलिडेशन हमने देखा और यहाँ पे एक फ्रेश मूव हम देख रहे हैं सपोर्ट से जो इसने रिकवर किया है 2-3 दिन पहले। इसे बाय करें। 1255 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 1320 के रहेंगे डॉक्टर रेड्डीज में। ओके चलिए अब चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी बताइए क्या ट्रेड पिक किया आपने? जी गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड रहेगा यहाँ पे अभी हिंडाल्को 709 फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 700 रुपए का रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 725 का। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 740 इसके नेक्स्ट टारगेट्स। ओके हिंडाल्को आपका ट्रेड रहेगा। आपके मेटल्स में वाकई हिंडाल्को के टेक्स में स्किन पैथ में डे हाई को ऑलमोस्ट टच करता हुआ। सौमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर रेड्डीज पिक करने वाला था लेकिन डॉक्टर रेड्डीज ऑलरेडी पिक कर लिया है। आई वुड गो विद सिप्ला। सिप्ला में भी बहुत अच्छा मोमेंटम है। एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। बहुत समय से ये 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा था और अब मोमेंटम पिक हुआ है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट जो है वो 1650 हो सकता है इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन इन द मीडियम टर्म आउटलुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1540 पे। ओके सिप्ला सुमिल जी के पिक डे हाई पर। तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे के करके सामने रखती हूँ आपके स्क्रीन पर। गाबा सर ने पिक किया एलटीआई माइंट्री, यहाँ पे खरीदारी की राय आईटी स्पेस में बाइंग। 5300 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 5210 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी को पसंद आ रहा है आदित्य बिरला कैपिटल, खरीदारी की राय उनकी तरफ से 299 तक का टारगेट, 287 का वो स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कह रहे हैं। इसके अलावा आप देखें तो अगस्त की 290 की कॉल लेने की भी उनकी हिदायत, टारगेट 10 और स्टॉप लॉस 3.50 का आप मेंटेन करके चल सकते हैं। अमित जी को डॉक्टर रेड्डी अच्छा लग रहा है फार्मा स्पेस से, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से 1320 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 1255 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। शिल्पा जी ने हिंडाल्को पर बेट लगाया, कह रहे हैं आप खरीदारी कीजिए। 740 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमल जी की पहली पिक डॉक्टर रेड्डी थी लेकिन वो पिक हो गया तो उसी स्पेस से सिप्ला उनको अच्छा लगा। 1650 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 1540 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए अब फंडामेंटल आइडिया भी ले लेते हैं। धर्मेश कांजी हमारे साथ मौजूद है। धर्मेश जी वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट में जिस तरीके से अभी फिलहाल बाइंग नज़र आ रही है, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है स्पेशली निफ्टी में, तो ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर हैं जहाँ पे बेट लग सकती है? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए मार्केट एक बात तो अच्छी है कि इनमें अब तेजी का एक रुझान 4-5 दिनों से देखने को मिला है और यहाँ पर फंडामेंटली जिनके नंबर्स अच्छे आए थे वहाँ पर ट्रैक्शन भी देखने को मिली और थोड़ा बहुत जीएसटी के जो 2.0 की आने की बात हो रही है उसको लेकर के भी काफ़ी अट्रैक्शन मार्केट में चल रहा है। बहरहाल जो सेक्टर्स पहले अच्छे लग रहे थे आज भी वही अच्छे लग रहे हैं। मैं तो अभी भी सलाह यही दूंगा कि डिफेंस से रिलेटेड जो अच्छे बड़े काउंटर्स जैसे एचएल ये सब हो गया वहाँ पर आप थोड़ा ध्यान बनाए रखें। बैंकिंग एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर मूवमेंट काफ़ी दिनों से नहीं हुई है, बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब इनका निम्स न्यूट्रलाइज होता हुआ नजर आएगा या स्टेबलाइज होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज डिपॉजिट पे इन्होंने जो रेट कट नहीं की थी वो अब चालू होगा और बोरिंग्स में ऑलरेडी कर रखा है। तो Q2 लास्ट क्वार्टर रहेगा जहाँ पर निम्स कंप्रेशन दिखेगा। Q3 से वहाँ पर भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेंगे। वहाँ पे मिक्स बास्केट है। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से एक्सिस बैंक जो काफ़ी पिटा हुआ था, मुझे लगता है उसका भी वर्स्ट ओवर हो चुका है। वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है, उसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, फेडरल बैंक का पोजीशन बना सकते हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस से एसबीआई के नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, वहाँ तो बननी चाहिए। साथ में चाहे तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इनका एक बास्केट बना के चल सकते हैं। तो बैंकिंग अदर स्पेस है। ऑटोमोबाइल्स को मैं ये कहूँगा कि एक बार के लिए अवॉइड करें, बिकॉज जीएसटी 2.0 आने के एंटिसिपेशन हो सकता है थोड़ा सा इस बार जो सेल्स है वहाँ पर थोड़ी
आपको ठंडापन दिखे इस Q2 में। एट द सेम टाइम स्टॉक प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी हो रखी है, तो वहाँ पर अगर चाहे तो आप पार्ट प्रॉफिट बुक करके थोड़ा साइड भी हो सकते हैं। और दो स्पेस जो नतीजे यहाँ पर ठीक ठाक आए थे, एक तो केमिकल क्षेत्र था, वहाँ पर काफ़ी अच्छे नतीजे आए थे, वहाँ पर लगता है मुझे भी ट्रैक्शन बनी रहेगी। नवीन फ्लोरिन, यूपीएल, एसआरएफ जैसे काउंटर में आप एक स्पेस बन सकता है। फर्टिलाइजर्स में भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। और दूसरा फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल में भी सेलेक्ट कंपनी जैसे लुपिन मुझे काफ़ी अच्छे उसके नंबर्स लगे थे, तो लुपिन हो गया, और साथ में आप चाहे तो एरिस लाइफ साइंसेज जैसी कंपनी में भी पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो मोटा मोटी ये एक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स है जहाँ पे बाई करने की सलाह रहेगी। एक काउंटर और जो मैं अवॉइड कर रहा था, लोगों हालांकि लोग काफी बुलिश है, वो एफएमसीजी स्पेस। तो मुझे नहीं लगता कि एफएमसीजी में कोई खास बड़ा ट्रैक्शन आने वाला है। 2-4% से ज्यादा का वॉल्यूम ग्रोथ डिफिकल्ट लगता है, और वहां पर जीएसटी कट का कोई खास एडवांटेज भी नहीं दिखता है मुझे। सो ये थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। बाकी सारे जो सेक्टर से बात की वहां पर बाई करने की सलाह मेंटेन की हुई है। ओ, चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बदलने पर सेबी विचार कर रहा है। आज ये जानकारी सेबी चेयरमैन ने फिक्की के एक समारोह में दी। तो हिंदकांत पांडे ने कहा कि एफएनओ समय सीमा पर कंसल्टेशन पेपर एक जारी किया जाएगा। पहले वो बाइट सुनते हैं, फिर इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। All this is to be done in consultation. As I said, that in what form, how, we'll have the consultations. So we will have a consultation paper Yes, coming? yes. Nothing will be on, By when this will part the of the. consultation paper? No, I mean, I can't is give it you like the. in a month, No, in a week? no, I can't tell you that, but that's the thinking process we have. Your preference is for a longer. Your preference is for a longer. Yes, I mean that is qualitatively we have to see, but we have to calibrate it. So if you really look at my statement, where I said in a calibrated manner. So weekly की जगह आप नहीं, I am not taking the thing because because these are not something which are there. This is only in principle with what I'm stating we should be doing. जी हाँ, चलिए तो इसके साथ ही सूत्रों से ये भी पता चला है कि एक्सचेंजों ने सेबी को प्रस्ताव दिया है कि वीकली एक्सपायरी को बंद कर मंथली एक्सपायरी को लागू किया जाए। अब ये एक्सचेंजेस ने ऐसा प्रस्ताव क्यों दिया है, और ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं को लॉस होगा। यतिन से समझते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और कहीं ना कहीं ये जो मामला फंसा हुआ है, स्पेशली जब ये जेन स्ट्रीट का ऑर्डर आया, यहाँ पाया गया था कि वीकली ऑप्शंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है और इससे रिटेल निवेशकों का ही नुकसान हो रहा है। थोड़े दिनों पहले सरकार ने रियल मनी गेमिंग पे भी जो है बैन लगाने की बात की है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पेकुलेटिव चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, यहाँ सरकार भी काफ़ी कीन है। और हमारे जानकारी के हिसाब से अब मामला ये आ रहा है कि जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ शायद मैनिपुलेशन भी हो रहा है, हेजिंग का पर्पस भी सॉल्व नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं रिटेल जो है यहाँ नुकसान करता है। तो इसको रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली सेबी चेयरपर्सन ने कहा है कि यहाँ वो कंसल्टेशन पेपर फ्लोट करेंगे, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से एक्सचेंजेस ने ऑलरेडी सेबी को कम्युनिकेट किया है कि मंथली एक्सपायरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। किस तरीके से होगा ये ऑब्वियसली अनफोल्ड होगा कंसल्टेशन पेपर के साथ। बीएसई एनएसई ने सीएनबीसी आवाज़ की क्वेरीज पे कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन हाँ क्लियरली आज आपको एक्सचेंज स्टॉक्स, ब्रोकरेज स्टॉक्स काफ़ी नर्वस दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि टॉप ब्रोकरेजेस का शायद 10 से 15% रेवेन्यू इससे इंपैक्ट हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वीकली ऑप्शंस या वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स बंद हो जाए तो वॉल्यूम पे असर होगा। खास करके बीएसई की बात करें तो इनका वीकली ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आता है और इनको भी 20 से 30% की वॉल्यूम पे असर होती हुई नज़र पड़ सकती है एनालिस्ट के इनिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से। और अगर आप आज देखें तो बीएसई, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल और बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज स्टॉक्स जो हैं आज प्रेशर में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि शायद फियर बाजार में है। और ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस भी कर ली है कि अगर सेबी चेयरपर्सन कह रहे हैं कि लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत है तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का बंद होंगे, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आज स्टॉक में थोड़ी बहुत नर्वसनेस दिख रही है। बिल्कुल नर्वसनेस दिख रही है क्लियरली आज ब्रोकरेज स्टॉक्स में और एक्सचेंज स्टॉक में। लेकिन ध्यान रखिएगा जो वेल्थ मैनेजमेंट के स्टॉक्स हैं या फिर जो एएमसी स्टॉक्स हैं, उनमें एक्चुअली काफ़ी अच्छी बाइंग आज आपको देखने को मिली। यतिन, शुक्रिया। इसके अलावा कुछ एक और चीज़ भी कही सेबी चीफ ने उन कंपनियों के बारे में जो आईपीओ लेकर आने वाली हैं। अब उसमें प्री आईपीओ ट्रेडिंग भी अलाउड करने की बात हो रही है, एक पायलट की बात हो रही है। एक बार पहले वो सुनते हैं, फिर इस पर मैं अपना एक व्यू दूंगा। शायद बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले सुनिए जरा क्या कहा सेबी चीफ ने। With a booming IPO market, investors are eagerly anticipating what is next. Yet,
pre-listing information is often not enough for investors to take an investment decision. Can we think of an initiative on a pilot basis for a regulated venue where pre-IPO companies can choose to trade subject to certain disclosures? ओके तो देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सेबी ने कही है और मैं एक चीज़ कहूँगा ये कदम सेबी का काफ़ी सराहनीय है क्योंकि ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना ग्रे मार्केट क्या है ग्रे मार्केट क्यों नहीं चाहिए ग्रे मार्केट ये ख़त्म हो जाएगी इससे सिंपल आप कोई आईपीओ आएगा उसके बाद वो लिस्टिंग से पहले उसका क्या प्रीमियम है क्या डिस्काउंट है वो एक्सचेंज पे ही अवेलेबल होगा आपको लिस्टिंग होगी लेकिन वो अवेलेबल होगा एक्सचेंज पर ही आई थिंक एक तो ऑलरेडी बहुत टाइम कट कर दिया गया है बिटवीन द टाइम आईपीओ आता है और लिस्टिंग होती है आईपीओ 3 दिन का होता है उसके बाद 2 दिन के बाद लिस्टिंग हो जाती है तो अपने आप टाइम कम बचा लेकिन उसके अलावा भी ग्रे मार्केट क्यों आपको इशू में सब्सक्रिप्शन कितना हुआ कितना नहीं हुआ उसके बेसिस पर अवेलेबल है वो डेटा वो किस तरीके से होगा जैसे उन्होंने बोला एक पायलट के थ्रू इस पर काम होगा वो किस तरीके से होगा क्या वो एक F&O मार्केट के थ्रू होगा या उसमें आप डिलीवरी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे किस तरीके से होगा ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ होगी लेकिन ये मेरा मानना है कि थोड़ा सा एक अच्छा कदम है इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा चलिए ये बात हो गई सेबी के उस कदम की इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी अब हम ब्रेक कर रहे हैं जीएसटी के अलावा सरकार नॉन फिस्कल मोर्चे पर भी बड़े रिफॉर्म की तैयारी में है लक्ष्मण रॉय से के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि क्या हैं ये बड़े रिफॉर्म्स लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून जी दरअसल जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार अगले कुछ दिनों में नॉन फिस्कल मोर्चे पर बड़े रिफॉर्म का ऐलान कर सकती है उसकी तैयारी में अभी से जुट गई है ये ऐलान क्या होने चाहिए इसके लिए पहले तो एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं एक की अगुवाई खुद अमित शाह कर रहे हैं जो खासतौर से फाइनेंशियल सेक्टर में नॉन फिस्कल रिफॉर्म को देखेंगे जैसे फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर हो गया एनबीएफसी हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कॉमर्स हो गया ई कॉमर्स हो गया ऐसी चीजों पे दूसरा जो इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई बनाया गया है जो सोशल सेक्टर में देखेंगे इस तरह के रिफॉर्म क्या कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर हो गया एजुकेशन सेक्टर हुआ ऐसी चीजों को देखेंगे और इन सब में फोकस क्या रहने वाला है कि कारोबार करने के रास्ते कैसे आसान किए जाए निवेश के रास्ते कैसे आसान किए जाए लाइसेंस की शर्तें कितनी कम से कम रखी जाए नियम कितने कम से कम रखे जाएं और आधिकारिक लेवल पर 2 महत्वपूर्ण ग्रुप बनाए गए एक राजीव गौबा जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे अब नीति आयोग के मेंबर हैं उनकी अगुवाई में एक ग्रुप बना है जो नॉन फिस्कल रिफॉर्म के सारे रूपरेखा तय करेगी और दूसरा जो ग्रुप बना है वह आपको कैबिनेट सेक्रेटरी जो अभी हैं टीवी सोमनाथन इनकी अगुवाई में इनकी एक खास मैंडेट ये है कि राज्य स्तर पर भी रिफॉर्म किए जाएं राज्य स्तर पर क्या क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है इसकी पहले पहचान की जाएगी और फिर राज्य सरकारों से मिल करके राज्य स्तर पर रिफॉर्म किए जाएंगे क्योंकि राज्योों के स्तर पर इंडस्ट्री को बड़ी दिक्कत हो रही थी ये फीडबैक मिला था जब प्रधानमंत्री पिछले दिनों इंडस्ट्री के साथ और शास्त्रियों के साथ बैठक किए थे तो सरकार इस पूरे मौके को एक अवसर के तौर पर देख रही है और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन काफी हलचल रहने वाले हैं ओके शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम जानकारी के लिए तो नॉन फिस्कल रिफॉर्म्स की तैयारी हो रही है क्या कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं इस मोर्चे पर सबसे पहले सीएनबीसी आवास पर आपको उसकी जानकारी मिलेगी चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और लिंक एड्रेस करते हैं इनफैक्ट देखिए क्लीन साइंस में अगर आप देखें तो आज एकदम से एक हलचल देखने को मिली इंट्राडे में वो लुढ़का उसके बाद से रिकवरी आई लेकिन हुआ क्या था दरअसल आज कंपनी की 25% इक्विटी में ब्लॉक डील होनी थी लेकिन डेटा के मुताबिक 56% इक्विटी का सौदा हो गया ये कैसे हुआ इसका पूरा बाजार पर क्या असर पड़ा और बाजार क्यों हैरान है सब पे चर्चा करते हैं और डिटेल में समझते हैं इस खबर को यतिन जी से यतिन जी गुड आफ्टरनून बताइए गुड आफ्टरनून श्रेया देखिए क्लीन साइंस यहाँ जो टर्म शीट येस्टरडे ब्रोकरेजेस के द्वारा फ्लोट हुई थी जिसमें 2 ब्रोकर थे एक जेपी मॉर्गन और एक था स्पार्क वेंडर्स 24% प्रमोटर्स जो थे मतलब 2 प्रमोटर इंडिविजुअल्स थे उनमें 24% हिस्सेदारी बेचने की बात थी तो ब्रॉडली ट्रेड ऐसा था कि 12% एक प्रमोटर और 12% एक प्रमोटर बेचेंगे कुल मिला के 24% यहाँ बिकना था अगर आप 9-15-9-16 की ट्रेड देखें तो लगभग 20% इक्विटी या लगभग 2 करोड़ से थोड़े ज़्यादा शेयर्स की डील हुई उसके थोड़े मिनटों बाद ही और 25 से 30% का ट्रांजैक्शन हुआ और कुल मिला के अगले 10 मिनट में यानी 9:15 से 9:25 तक लगभग 50 से 55% के बीच में इक्विटी ट्रेड होती हुई नजर पड़ी ऑब्वियसली इतनी बड़ी इक्विटी का मालिक तो प्रमोटर ही था इसके अलावा इतनी बड़ी इक्विटी किसी के पास है नहीं और अब एक्सचेंजेस पे भी जो क्लीन साइंस ने फाइलिंग की है उसमें ये पता चल रहा है कि ब्रोकर्स की गलती की वजह से
ये ऑर्डर 2 बार पंच हो गया, यानी फैट फिंगर हो गई। फैट फिंगर का मतलब ये है कि आप जब ऑर्डर डालने में कोई गलती कर देते हैं और वो गलती बड़ी होती है, उसको पंचिंग एरर या फैट फिंगर कहते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी बिक गई। ऑब्वियसली बताया ये जा रहा है कि जो मैनेजमेंट है और जो ब्रोकरेज है, इन्होंने एक्सचेंज के साथ मिल के ये चीज़ रिजॉल्व करने की कोशिश की, ट्रेड एनल करने की भी कोशिश हो रही है। ट्रेड एनलमेंट मतलब ट्रेड को कैंसिल करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। ऑब्वियसली ये जब न्यूज़ आई कि भाई ये ओवरसोल्ड हो गया है या ज़्यादा बिक गए हैं शेयर ज़रूरत से, तो स्टॉक में एक 13% का इंट्राडे अपटिक भी आपने देखा। तो डेज लो से लगभग 13-14% काउंटर मूव हुआ। लेकिन हाँ, क्लियरली यहाँ एक बहुत बड़ी गलती ब्रोकर की तरफ से हो गई, जहाँ लगभग 25% से ज़्यादा इक्विटी ज़्यादा बिक गई, जिसका एक्सचेंज पे भी अब क्लीन साइंसेज ने क्लैरिफिकेशन दिया है। जी हाँ, क्लीन साइंस आपकी स्क्रीन पे 1154 भी। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल मिड में ट्रेड कर रहा है। अब लेट्स सी, ये ट्रेड रिवर्सल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ट्रेड गलत पंच हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया, बट रिवर्सल होता है कि नहीं होता है इसका। खैर, 1154 पे एग्जैक्टली मिड जो इसका जोन है ना, वहाँ पे ट्रेड करता है। जिसकी भी फिंगर चली है आज, है ना, उसका तो दिन आज मतलब क्या ही हुआ होगा, है ना। पर ये 2 हो गए हादसे, 2 हो गए। कल भी हो गए थे एक। कल वाला हादसा तो बहुत, कल वाला हादसे के तो कोई इसके सामने कोई वैल्यू नहीं है वीरू। जो आज हादसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ, तो मतलब इसमें ना, अच्छा इसमें इशू क्या हो जाता है, इसमें इशू ये हो जाता है कि अब गुड फेथ में अगर सामने वाली पार्टी एनएल भी करना चाहे, एक्सेप्ट कर ले, हाँ एक्सेप्ट कर ले, वरना ये ऑक्शन में जाए। एक्सेप्ट कर भी ले तो भी मान लो अगर वो म्यूचुअल फंड ऑलरेडी उसमें पार्टिसिपेट कर चुका है, तो उसके बाद अब म्यूचुअल फंड को अलाउड नहीं है इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ करने का। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। थोड़ा सा मतलब देखिए, आज भी इतने बड़े उसमें ऐसी गलती हो कैसे गई, ये मतलब इस ज़माने में, मतलब मैं हैरान हूँ फ्रैंकली, मैं हैरान। अनुज, मैं तो डीलिंग कर चुका हूँ ना। वंस इन ए वाइल हो जाता था कभी कभार, उस टाइम तो रिवर्स भी आता था, ट्रेड छोटी क्वांटिटी होती थी। बट ये कैसे रिवर्स हो गया क्योंकि मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हो गई ना बीच में। अब तो हमें समझना मुश्किल, बहुत काफ़ी देखिए, सेलर एक ही है लेकिन बायर तो काफ़ी है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि विंडो में हो गई डील। क्या होता है, अगर विंडो में हो गई होती तो भी कोई तकलीफ नहीं थी कि विंडो में हो गई, 3-4 पार्टीज ने आप कर लिया। यहाँ तो पता नहीं कितनी पार्टियाँ होंगी वीरू, कितनी पार्टियाँ होंगी, और उनके साथ अब क्या मतलब उस हिसाब से होगा। आई थिंक ये सब थोड़ा सा करना इंटरेस्टिंग होगा। एनीवे, आई एम श्योर उस पर कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। रेडार पर तो रहेगा ये स्टॉक का इस समय पर। चलिए हाँ, कैश कॉल्स का वक्त हो गया वीरू। एक काम करते हैं, फटाफट कैश कॉल्स ले लेते हैं। गावा सर हैं हमारे साथ, सौमिल मेहता हैं और अमित सेठ हैं। गावा सर, कैश कॉल। हाँ, गुड आफ्टरनून वंस अगेन। स्टॉक का नाम है कैप्लिन पॉइंट। कैप्लिन पॉइंट 2179 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कुछ 4-5 महीने का हुआ है। उसके बाद अपमूव जो मिला है आज, उसे लगता है कि यहाँ से अपमूव मिलना चाहिए। और अब ट्रेड कर रहा है 2179 कैप्लिन पॉइंट। स्टॉप लगाना चाहिए 2150। बस फर्स्ट टारगेट 2250 मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। उसके बाद हायर जोन देखेंगे कैप्लिन पॉइंट में। वक्त लग सकता है लेकिन यस, हायर पॉसिबल कैप्लिन पॉइंट। ओके, कैपिटल पॉइंट डी हाई पे 2250 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। गावा सर का ये पिक। सोमिल जी, आप बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं? मैं पिक कर रहा हूँ भारती हेक्सा। ये स्टॉक ने 2040 डेली मूविंग एवरेज के अभी ऊपर एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया है। प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। गुड पॉजिटिव मोमेंटम। ऑलरेडी मीडियम टर्म में एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये यहाँ से रिज्यूम होगा मीडियम टर्म में। सो द स्टॉप लॉस वुड बी 1755 और टारगेट होगा 1900। ओके, बात 100 का मौका बैक कॉल। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेन जी, मैं आईटीसी होटल्स के साथ जाऊंगा। काफी क्लासिकल टेक्निकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। स्टॉक ने रिसेंटली एक हाई लगाया था और उसके बाद जो उसका ब्रेकआउट जोन है उसको रीटेस्ट किया। 50 डेमा का सपोर्ट भी था वहां पे अराउंड 235, और वहां से एक राउंडिंग पैटर्न बना के स्टॉक वापस अपर ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। कल के सत्र में जो कैंडल देखी थी, दैट वाज बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे अब 265 तक के टारगेट्स बनते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 244 रुपीज का आईटीसी होटल्स में। आईटीसी होटल्स पर नजर आएगी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एक अहेड ऑफ द कर्व करते हैं। जी हाँ, कल एक निफ्टी की जो इंडेक्स कमेटी होती है एनएससी की, बेसिकली उसकी मीटिंग है जिसमें डिसाइड होगा कि निफ्टी में क्या चेंजेस होंगे। बाकी इंडेक्सेस में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र निफ्टी के चेंजेस पर रहती है। सबसे पहले आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले आशीष ने अलर्ट किया था कि कौन से 2 स्टॉक्स इन होंगे, कौन से 2 स्टॉक्स आउट होंगे। एक बार उसको रिविजिट करते हैं क्योंकि अब ये कल ही होना है। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए।
गुड आफ्टरनून सर। देखिए जैसे कि हमने बता ही दिया था, आई थिंक सो 4 अगस्त को हमने ये बताया था। अब इंटरग्लोब एविएशन और मैक्स हेल्थ केयर, ये अगर आप देखें तो निफ्टी में एंट्री करने जा रहे हैं और निफ्टी से बाहर होंगे हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक। अब यहाँ पर इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात की जाए तो मैक्स हेल्थ केयर में तकरीबन आपको 3500 करोड़ के इनफ्लोज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं और इंटरग्लोब एविएशन में 5200 करोड़ के इनफ्लोज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जो दो स्टॉक बाहर आ रहे हैं इनमें आउटफ्लोज है और इंडसइंड बैंक में तकरीबन 2000 करोड़ के आउटफ्लोज आपको देखने को मिलेंगे, हीरो मोटोकॉर्प में 2600 करोड़ के हैं। और साथ में अगर आप देखें तो निफ्टी के अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पर भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर क्या ब्रोकरेजेस के एस्टिमेट से मैं बता देता हूँ कुछ स्टॉक्स जो एंट्री करने वाले हैं। इनमें एक है सोलर इंडस्ट्रीज और ये स्टॉक का साल का बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, बड़ी ज़बरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। तो यहाँ पर फिलहाल अगर आप देखें तो इसकी एंट्री होने की संभावना है। मैनकाइंड फार्मा है, सीमेंस एनर्जी, हिंदुस्तान जिंक और यूनियन बैंक, इन दोनों में से एक जाएगा। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक वायदा में आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। इस लिस्ट से बाहर होगा इंटरग्लोब एविएशन क्योंकि अभी निफ्टी में जा रहा है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 से ऑब्वियसली बाहर हो जाएगा। स्विगी है, डाबर है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये अगर आप देखें तो शामिल हो सकते हैं। और ये जो बदलाव है ये सितंबर एंड प्रिसाइजली मैं आपको बताऊं तो 29 सितंबर से लागू हो जाएंगे। ओके, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। इंटरग्लोब एविएशन का एक बार चार्ट चेक करें, निफ्टी में इसकी एंट्री होने वाली है और शानदार रिटर्न इसने पिछले कुछ महीनों में हमें जनरेट करके दिया। स्पेशली अगर 6 महीने की बात करूं तो 35% से ज़्यादा का रिटर्न, 6232 तक गया था स्टॉक ने, शानदार परफॉर्म किया है। शिल्पा जी, इंटरग्लोब एविएशन कैसा लग रहा है ये स्टॉक, जिस तरीके से तेज़ी हमें देखने को मिल रही है इस पूरे स्पेस में और इस पर्टिकुलर इस काउंटर में, यहाँ पर इन लेवल्स पर क्या हिदायत? जी बिल्कुल श्रेया, मुझे लगता है यहाँ पे इट इज हेडिंग टुवर्ड 6300, बट थोड़ा डिप में आप बाय करेंगे तो बेटर रहेगा। सपोर्ट यहाँ पे 5900 पे ज्यादा स्ट्रांग है अगर आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो ऑन बाय ऑन डिप्स एंड लुकिंग फॉर टारगेट्स ऑफ 6300। ओके, इंटरग्लोब एविएशन आपकी स्क्रीन पे ये 6092 पे ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल कुछ अच्छी चार्ट पैटर्न्स और इस क्लोजिंग में जो स्टॉक्स इंप्रेस कर रहे हैं, हालांकि इंडेक्स वही 25,104 के जोन को पकड़ के चल रहा है, बट लुक एट टाइटन 3620 पे आके ट्रेड करता हुआ डे हाई पे। और टाइटन एक इम्प्रेशन दे रहा है कि अपनी मल्टी मंथ फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट करने की तैयारी करता है। प्रकाश सर, प्लेसमेंट एग्रेसिव ओआई एडिशंस को देखिए, करीब 2 लाख शेयर का एडिशन हुआ। आपकी राय सर, एक पोजिशनल ट्रेड के लिए क्या टाइटन अब प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सेटअप है और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला था करीब अराउंड 3500 के आसपास। अब ट्रेड कर रहा है 362, ₹125 चला गया है, लेकिन इसमें अब भी तेजी है, इसमें कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती, एग्रेसिव ट्रेंड नजर आती है। स्टॉप लगाना पड़ेगा 3600, करीब 2300 का, 23 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 3700 के होने चाहिए। उसको 1-2 दिन लग सकते हैं टाइटन में, लेकिन लगता है वहां तक जाने की क्षमता रखता है टाइटन। टाइटन एक ये हो गया जिसने अच्छा मूव दिया है और ओआई पैटर्न में अगर आप देखें तो इस वक्त ये इम्प्रेस करता हुआ। फिर लेके आइए आप लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे बंधन बैंक। देखिए बंधन बैंक भले ही ऑल टाइम हाई पे ना हो, ना मेरे ख्याल से अपने करियर के मिडवे में हो, बट लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में अच्छे मूव देता है। आज इसमें बड़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, 9 लाख शेयर शेड हुए और अमित जी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है बंधन बैंक। और ये मोमेंटम सिर्फ आज नहीं 3-4 दिन से परसिस्ट कर रहा है। ये क्या प्रिपेयर कर रहा है क्या अमित जी अपने आप को 185-190 की रेंज के लिए? क्योंकि शॉर्ट टर्म एवरेजेस नीचे प्लेस्ड है। मैं एक अच्छे ट्रेड की एक्सपेक्टेशन में आपसे एक व्यू जान रहा हूँ। कोई है ट्रेड लगता है आपको बंधन बैंक में? जी डेफिनेटली काफी बेहतरीन चार्ट है वीरेंद्र जी। अगर आप देखें बिफोर द मूव ऑफ 19 अगस्त स्टॉक ने 200 एमआ के नीचे नैरो रेंज कैंडल्स का कंसोलिडेशन किया था, उसका एक रेंज ब्रेकआउट हुआ जिसमें स्टॉक ने 10, 20, 200 सारे अपने एवरेजेस रीगेन कर लिए। तो जो रेजिस्टेंस था उसको रीगेन किया और एक राउंडिंग पैटर्न बनाया और अब कंफर्टेबली एक राउंडिंग पैटर्न बना के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीवियस स्विंग हाई जो कि लगभग 190 के आसपास आता है, स्टॉक वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 172 रुपीज का रखेंगे बंधन बैंक में। अच्छा, 172 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है बंधन बैंक, फिलहाल खरीदारी की राय और डे हाई पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अब हमारे साथ शो में रुचित जी भी मौजूद है। रुचित जी, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इस वक्त का ट्रेड क्या होगा आपका? जी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, ट्रेड सेटअप में एक्साइड इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल हमने देखा है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये स्टॉक में एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है
और जैसे फॉलोअप मूव्स हम नो आज के ट्रेडिंग सेशन में और येस्टरडे भी हमने देखा था, वो क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट एक्साइड इंडस्ट्रीज में बना हुआ है। सो हमें लग रहा है कि नियर टर्म में जो प्रीवियस स्विंग हाई से 412 414 वो रेंज ये स्टॉक का नो यहाँ से टेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल्स पे 393 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 412 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। चलिए अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ। शिल्पा जी, मानस जी और अमित जी हैं हमारे साथ। शिल्पा जी, शुरुआत करिए आप। जी बिल्कुल अनुज जी, धमाकेदार ऑप्शंस के लिए ल्यूपिन पे ध्यान जा रहा है। फार्मा एसेट्स पे बहुत अच्छा सेक्टर अभी है। यहाँ पे ल्यूपिन पे मुझे लगता है कि एक 2000 की तरफ ये स्टॉक मूव कर रहा है। तो एट द मनी 1980 का कॉल ऑप्शन जो रफली 19 रुपए 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन कीजिए 15 का, और पहला टारगेट रहेगा 25 का। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 28 से लेके 31 नेक्स्ट टारगेट्स। ओके, ल्यूपिन 1980 कॉल। फार्मा में अच्छे स्विंग्स विजिबल भी हैं। मानस, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, टीवीएस मोटर्स पे मेरा ध्यान है, जहां पर कल कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन आज फिर से रैली रिज्यूम हो गई है। तो टीवीएस मोटर्स के 3300 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 45 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, टीवीएस मोटर, ये मानस जी की पिक आती हुई। और अब अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं धमाकेदार ऑप्शन के लिए? जी श्रेया जी, मैं डॉक्टर रेड्डीज जो 2 बजे रिकमेंड किया था उसी के 1280 के कॉल ऑप्शन के साथ जाऊंगा। ये अभी 10 रुपए 10 रुपीज 35 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करें। 5 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, 20 के हमारे टारगेट्स रहेंगे, 1280 के डॉक्टर रेड्डीज के कॉल ऑप्शन। ओके, डॉक्टर रेड्डी, ये अमित जी की पिक आती हुई। और अच्छा, पूरा फार्मा स्पेस अगर आप देखिए, और लगातार इसी स्पेस से हमारे पैनल में पिक्स आ रहे हैं। फार्मा, निफ्टी फार्मा एक बार रखिए स्क्रीन पर, 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ल्यूपिन, लॉरस लैब जैसे स्टॉक्स आज पिक भी हुए हैं, शानदार तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। एक बार ग्लेनमार्क फार्मा पे भी चार्ट चेक लेना चाहूँगी। लगभग 1% की तेज़ी के साथ ग्लेनमार्क फार्मा भी आपको डे हाई पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। रुचि जी, आप देखें ग्लेनमार्क फार्मा निचले स्तर से इसमें रिकवरी, हालांकि पूरा हेल्थ केयर स्पेस और फार्मा स्पेस फोकस में आया है। यहाँ पर कोई ट्रेड बन रहा है क्या? नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली जुलाई मंथ में एक न्यूज के बिहाफ पे ये स्टॉक में एक बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई थी 11 जुलाई को, कि 10 तारीख को 1900 के आसपास क्लोज हुआ था और वो सीधा 2200 के अराउंड ओपन हुआ था। सो आई थिंक ये जो बड़ी गैप थी, आज ये गैप पूरी फिल हुई है इस रीसेंट करेक्शन में, और 50 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। तो ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है और स्टॉक करेक्ट होकर सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने में ही फेवरेबल लग रहा है। तो करंट लेवल्स पे मेरे हिसाब से ये स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए 1890 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, और एक पुल बैक मूव वापस एटलीस्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए फिर से 2040 का तक का। ओके, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी ग्लेनमार्क फार्मा में अपनाएं और लेवल्स बता दिए गए हैं, यहाँ पे खरीदारी की राय। इसके अलावा एक बार रेलवे स्टॉक्स देखें आप, टीटागढ़, साथ ही जो बॉगी बनाने वाली कंपनियां होती है, स्पेशली जुपिटर वैगन्स, इन काउंटर्स में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग 6% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ आज कारोबार करता हुआ नजर आएगा जुपिटर वैगन। लेकिन सवाल अहम ये कि इसके पीछे के कारण क्या है, ये समझते हैं आशीष से। बताइए आशीष, जुपिटर वैगन में अच्छी तेज़ी है आज? बिल्कुल, बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सुबह तो एक बार के लिए 10% से ज़्यादा का बड़ा मूव देखने को मिला था। अब बड़े ऑर्डर विन के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। कल कंपनी ने देर शाम को अपडेट देकर बताया कि इनके पास 5376 व्हील सेट सप्लाई करने के लिए, वो भी वंदे भारत ट्रेन को सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू है 215 करोड़। और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो Q1 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने बताया था कि अब इनकी टोटल ऑर्डर बुक होगी 5972 करोड़, तकरीबन 6000 करोड़। आप समझ के चल सकते हैं कि काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन एक और नियर टर्म के लिए कैटलिस्ट ये भी है कि 22 अगस्त को कंपनी एक इन्वेस्टर मीट जो कि एंटिक होस्ट कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो देखना होगा कि इस इन्वेस्टर मीट के बाद क्या दूसरे फंड्स या फिर एनालिस्ट इनका जो है इंटरेस्ट स्टॉक के ऊपर आता है कि नहीं। लेकिन कुछ और भी कारण इस स्टॉक के लिए निकल कर आ रहे हैं। देखिए, रेलवे सेगमेंट, इसमें ऑर्डर बुक तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो ईवी स्पेस में भी कंपनी अपनी पकड़ लगातार बढ़ाती जा रही है। और जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो कि कंपनी की सब्सिडरी है, इसने पहले बताया था कि सितंबर एंड तक ये 4 से लेकर 6 शोरूम खोल सकती है, जहाँ पर अगर आप देखें तो इनके MOU साइन अप हैं, जहाँ पर ये LCVs यानी
जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं इसको इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च करती हुई नज़र आ सकती है। तो आगे देखना होगा कि कैसा रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन फिलहाल बड़ी ऑर्डर बुक के चलते इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी नज़र आई। जैम वाकई अच्छी तेज़ी थी, हालांकि हल्का सा ट्रिम हुआ, बट स्टिल याद रखिएगा क्योंकि ये रिकवरी फेज में था। आज एक अच्छा इसने अपनी तरफ से बाइंग अट्रैक्ट की है। आज सुबह सुबह क्रिटिकल एवरेज को टेस्ट किया था, वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। ये धर्मेश रेलवे स्पेस में या फिर वैगन मैन्युफैक्चरिंग में, और इवन मैं इंक्लूड IRCTC को भी करना चाहूँगा। मैं लास्ट हफ्ते ही इसकी मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहा था। रेलवेज़ में आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? आप लोगों के प्रेफर लिस्ट में कौन सा स्टॉक है इस वक्त? बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए यहाँ पर वीडियो ऐसा रहा है कि पिछला साल तो वॉश आउट हो गया था रेलवे क्षेत्र के लिए। बजट में भी जब नेक्स्ट बजट भी आया वहाँ भी कोई बढ़ोतरी देखने को मिली नहीं। हालांकि रेलवे मिनिस्टर ने ये जरूर कहा था कि इस साल पिकअप आपको जरूर दिखेगा एग्जीक्यूशन को लेके। फिर बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन नेक्स्ट बजट जब आने वाला है कमिंग ईयर में, जनवरी 31 को जब रोल आउट होगा, तो वहाँ पे आपको वहाँ पर फर्दर इंक्रीज करना है नहीं करना है वो डिसीजन होगा। तो मुझे लगता है कि पहला क्वार्टर तो मैक्सिमम जो कंपनी थी रेलवे से कनेक्टेड या रेलवे कंस्ट्रक्शन में इक्विपमेंट में है या फिर उनके इंफ्रा स्पेस में है, उन्होंने तो नंबर्स तो खराब ही आए थे, नेगेटिव या डी ग्रोथ के नंबर्स थे। बट मुझे लगता है कि अब Q3 ऑनवर्ड्स पिकअप रहेगी और यही एक टाइम है अक्टूबर से लेके दिसंबर जनवरी तक, जब आप रेलवे स्टॉक्स में आप तेजी भी देखते हैं, काफी ज्यादा प्राइस करेक्शन हो रखा है। तो एक ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से भी यहाँ पर बाई तो बनता है। हम लोगों का जो पसंदीदा स्टॉक उसमें एक रहा है इरकॉन इंटरनेशनल, बिकॉज वहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से काफी कंफर्ट जोन रहा है। सो एक इरकॉन इंटरनेशनल पे हम लोगों ने बाई करने की सलाह दे रखी। ये रेलवे के हर क्षेत्र में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, सिविल वर्क, बिजनेस प्लेटफॉर्म सारे बनाते हैं। और उसके साथ एक रेलटेल आप देख सकते हैं। और तीसरा आपने IRCTC की बात की, तो उसमें काफी डिपेंड करता है कि टिकटिंग पे थोड़ा भी ऊपर नीचे का अगर उन्होंने सेस बढ़ा दिया या घटा दिया तो उससे उनके रेवेन्यू में फर्क पड़ता है। बट उनका जो दूसरा बिजनेस है, दैट इज आपका खाना का जो बिजनेस है रेस्टोरेंट्स का, वहां पे उसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन मिला। तो ये 3 स्टॉक प्रेफर्ड है। बट मुझे लगता है कि पूरा बास्केट ही आगे चलने के लिए तैयार हो रहा है इन एंटिसिपेशन ऑफ अ गुड बजट रोल आउट। ओके, चलिए, तो ये इस समय एक इस बास्केट पर एक व्यू 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शिल्पा जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, इसके बाद सौमिल है हमारे साथ FNO सुपरस्टार के लिए, फिर रुचित के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और धर्मेश जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड? जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे ध्यान थोड़ा हीरो मोटर पे जा रहा है। हीरो मोटर मुझे लगता है 5200 5250 के लिए एक बार अटेम्प्ट जरूर लेगा। तो 5200 का कॉल ऑप्शन जो रफली 28 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 16 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 40 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 52 से लेके 60 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं। ओके, हीरो मोटर कॉप की कॉल। सौमिल, आपका FNO सुपरस्टार? मेरा FNO सुपरस्टार रहेगा बजाज फाइनेंस। 200 डेली मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिया है। एक ABC करेक्टिव खत्म हुआ है ऑन द वीकली चार्ट्स, और डेली में एक फ्लैग पैटर्न बना है। मुझे लगता है वो ऊपर की तरफ टूटेगा। ग्रेट सेटअप। स्टॉप लॉस होगा 880 और टारगेट होगा 940 का। ओके, फाइनेंशियल सर्विस में आज अच्छी बाइंग बजाज फाइनेंस, सोमिल जी के पिक FNO सुपरस्टार के लिए। रुचित जी, आप बताइए आपने क्या पिक किया चार्ट का चमत्कार के लिए? चार्ट का चमत्कार में मेरी पिक रहेगी नाइका, FSN ई-कॉमर्स, जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। सो आइडिया लग रहा है। पिछले कुछ समय में देखे तो एक तो स्टॉक लास्ट 3 महीने से एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना रहा है, जो क्लियरली अप ट्रेंड का साइंस है। अब पिछली बार जब भी 220 के आसपास स्टॉक आया था, तब वो एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस एक्ट हुआ था, और ये 220 के हर्डल्स, 220 222 का जो जोन था, वो हर्डल ये स्टॉक में इस हफ्ते में क्रॉस किया है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। सो हमें लगता है कि एक रिन्यूड अप मूव ये स्टॉक में करंट लेवल से आ सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 219 के स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, और नियर टर्म में 238 के अराउंड के टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए, बात हो गई ये नायका की। मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं धर्मेश जी के पास। धर्मेश जी, बताइए आपका मिड कैप फंडा। बिल्कुल अनुजीत, देखिए NBFC स्पेस से बाई करने की सलाह रहेगी। मास फाइनेंशियल सर्विसेज पे इनके नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग आए थे। अगर Q1 के आप नंबर्स देखें, ऑलमोस्ट 20% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ था। AUM में भी 20-21% के आसपास का ग्रोथ दिखाया था, और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी
काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 31% का इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था विद स्टेबल निम्स और मार्जिन्स। यहाँ पे एक खास बात ये है कि ये जो जिस क्षेत्र को लोन देते हैं वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में है, जहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली थी इंडस्ट्री में, जबकि मास के नंबर्स में वो प्रॉब्लम्स दिख नहीं रही थी। और मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड रहा है कि अराउंड 20 से 22% का इनका ईयू ग्रोथ का उन्होंने गाइडेंस दिया आने वाले 1-2 साल में। और एट द सेम टाइम उन्होंने निम्स भी बोला है कि 7.5 से 8% के बीच में वो मेंटेन करेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन को। और आरओए जो उनका रिटर्न ऑन एसेट्स रहेगा अराउंड 2.75 से 3% का रहेगा। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स है। वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे के स्तर पर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ये रेटिंग बनती है, अगर Q2 नंबर्स अच्छे रहे तो वहाँ पर ये रेटिंग आपको देखने को मिलेगा। और गिरते हुए इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी में इनको कॉस्ट ऑफ फंड का भी एडवांटेज मिलता है। तो यहाँ पर बाई करने की सलाह है। जो मध्यम के हिसाब से टारगेट दिखता है अराउंड 360 रुपीज के प्राइस टारगेट को लेकर हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद फिर जरूरत पड़ी तो रीरेट करेंगे इसे। ओके, इस बीच एक दो ट्रेड्स को स्पॉट कर लेते हैं जहां पे मूव्स आ रहे हैं, उसके बाद कुछ आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट से अवगत कराएंगे जहां पे मूव अच्छे हैं, मतलब हाइस के टिक हैं। एक बार लेके आइएगा आप मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 1664। अच्छा, मैक्स को याद रखिएगा, ये अपने ऑल टाइम हाई पे जाके स्ट्राइक करके क्लोज देने वाला है। खैर, ये आपकी स्क्रीन पे माफ़ी चाहूँगा, पहले जरा ट्रेड सारे के सारे रख दूँ यहाँ पर। रुचित ने पिक किया नायका 238-225 के जोन पे ट्रेड करता हुआ। उसके बाद आया आज का शिल्पा जी का ऑप्शन ट्रेड, हीरो मोटोकॉर्प की 5200 की कॉल, 40-52-60 के लक्ष्य के लिए 16 का स्टॉप लॉस। और जो आज की 100 मिल की ट्रेड थी बजाज फाइनेंस, याद रखिएगा। इस जी का मैक्स फाइनेंशियल्स लगभग 360 के लिए अगर आप देखें तो ये 314 के प्राइस पे आपने पिक किया। एक बार लिखे आइएगा जरा प्लीज़ मैक्स फाइनेंशियल्स, ये 1663 पे ऑल टाइम हाई पे आज एक क्लोज देने वाला है। शिल्पा जी, मैं आप ही से प्रश्न करूं अगर, तो एक टिपिकल क्लासिकल राउंडिंग बॉटम, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे क्लोज, क्या ये किसी बड़े ब्रेकआउट में तब्दील होने की पोटेंशियल रखता है? किसी कॉल या किसी स्ट्राइक पे काम कर सकते हैं, या फिर स्पेशली, मतलब ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले 3-4 दिन का ओवाई ट्रेंड देखा था, इसमें शॉर्ट्स कवर हुए थे यहाँ पे, तो वो टुवर्ड्स एक्सपायरी और टुवर्ड्स सीरीज एंड, क्या शॉर्ट कवरिंग एक और थ्रस्ट देगी इस स्टॉक को? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, ध्यान दे सकते हैं। 1680 1700 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस एक्सपायरी। तो यहाँ पे एट द मनी 1660 का कॉल ऑप्शन आप देख सकते हैं जो 24 रुपए में ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस आप रखिए 15 का, एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 40 से लेके 4750 तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेक्सावेयर टेक के शेयर की बात करते हैं। इसमें आज अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। नुवामा ने इस पर एक बुलिश रिपोर्ट निकाली है। श्रेया से जानते हैं कि क्या कह रहे हैं नुवामा इस रिपोर्ट में। श्रेया, बताइए। नुवामा की रिपोर्ट आई, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको हेक्सावेयर टेक। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले तो इनिशिएट किया इस पर बाय की कॉल, साथ ही टारगेट प्राइस की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा दिया है। 950 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि करीब करीब आप देखें तो 23% का अपसाइड पोटेंशियल हेक्सावेयर में नुवामा को अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है इनको? तो वो कह रहे हैं कि बड़ी IT कंपनी से आप अगर कंपेयर करें तो हेक्सावेयर टेक में ज़्यादा ग्रोथ संभव है, वहाँ पे संभावना इनको ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा स्वीट स्पॉट पे है, किस लिहाज से? मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ से, साथ ही मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो हेक्सावेयर टेक अभी स्वीट स्पॉट पे, इसलिए आपको उसको रडार पे रखना चाहिए। कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो $1.4 बिलियन की है, साथ ही मार्केट कैप करीब 44,000 करोड़ का है, जो उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। मजबूत क्लाइंट्स है, कारोबार अच्छा चल रहा है, कैश फ्लो में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो सपोर्ट कर रहा है हेक्सावेयर टेक को, इसीलिए भी आप इसको अपने नज़र के सामने रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ आंकड़े और रखना चाहूँगी। साइकिल 2024 से 27 में रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे 11% कैगर से बढ़ने की संभावनाएं हैं। साथ ही मार्जिन की बात करें तो 2.5% तक बढ़ सकती है, ये नुवामा का कहना है। एबिट 19% कैगर ग्रोथ दिखा सकता है। इसके अलावा EPS की भी बात करें तो 18% कैगर संभव है यहाँ पे, इसलिए हेक्सावेयर टेक उनके रडार पर बुलिश रिपोर्ट और अच्छा खासा टारगेट प्राइस 23% का अपसाइड पोटेंशियल। चलिए शायद, शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। इसके बाद हमारे साथ होंगे मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर रक्षित रंजन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर रक्षित रंजन जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं मार्केट में इस समय। रक्षित, गुड आफ्टरनून। जीएसटी कट के अनाउंसमेंट के बाद क्या पोर्टफोलियो में आपने कुछ चेंजेस करे हैं? क्या थोड़ा कंजम्पशन स्टॉक्स की तरफ और झुकाव बढ़ा है, या अभी फिलहाल उसमें आपने कुछ चेंजेस नहीं करे? गुड आफ्टरनून अनुज, थैंक यू फॉर मेरे को अपने चैनल पे लाने के लिए। जीएसटी के बाद हमने थोड़ा सा कंज्यूमर में और एलोकेशन बढ़ाया है न्यूज़ के बाद। वैसे भी हमारे पोर्टफोलियो में थोड़ा सा B2C, चाहे वो कंजम्पशन, थोड़ा FMCG रिटेल टाइप हो, बट ज़्यादातर हेल्थ केयर से भी B2C के एंगल से थोड़ा सा हमारा ज़्यादा था एक्सपोजर। तो ये जीएसटी का अगर आता है तो हमारे को लगता है हेल्थ केयर और कंजम्पशन दोनों में ही, हेल्थ केयर वाया इंश्योरेंस, दोनों में ही थोड़ा सा एडिशन टू ग्रोथ ड्राइवर्स होना चाहिए। तो आपकी कुछ पोर्टफोलियो कंपनियां जो काफ़ी आपके बड़े मतलब पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा रही हैं, एशियन पेंट्स हुई, टाइटन हुई, नेस्ले हुई, इन पे आपको लगता है कि जो पिछले कुछ समय की अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी, टाइटन में तो नहीं थी खैर अंडर परफॉर्मेंस, लेकिन बाकी स्टॉक में जो अंडर परफॉर्मेंस थी, क्या वो खत्म होगी यहाँ से? तो थोड़ा सा अपडेट, कुछ महीनों पहले हमने नेस्ले और टाइटन को पोर्टफोलियो से निकाल दिया था। एशियन पेंट्स और एस्ट्रल में हमने एलोकेशन पिछले 1-2 महीने में इंक्रीज किया था, जब इनकी वैल्यूएशंस काफ़ी बेरिश एक्सपेक्टेशंस को फैक्टर इन कर रही थी। ये सारा कुछ जीएसटी के अनाउंसमेंट से पहले का था। एशियन और एस्ट्रल का थोड़ा सा वेट बढ़ाया था। आगे आने वाले टाइम में हमारे को जो लगता है कि अगर आप एशियन पेंट्स और एस्ट्रल, इन दो का एक एग्जांपल लें, तो जिन फैक्टर्स के कारण इनका मैक्रो डिमांड स्लो डाउन था, जैसे एशियन पेंट्स में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट जो हुआ था 2021, 22, 23 में, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड उतने अच्छे से सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा था पेंट इंडस्ट्री में, उसका रिवर्सल हुआ तो पूरा का पूरा मैक्रो एक तरह से थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था। ये हमारे को सिक्लिकल डाउनटर्न लगता है, स्ट्रक्चरल ज़्यादा नहीं लगता है। कंपटीशन का ज़रूर थोड़ा नैरेटिव क्रिएट हुआ, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम मैक्रो का था। ये हमारे को लगता है आने वाले 6 से 12 महीने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की तरफ आने का पॉसिबिलिटी है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली एक्सपेक्टेशन काफ़ी लो बेक्ड इन है। तो इसलिए हमने कुछ महीनों पहले एशियन में थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाया था। नहीं रक्षित जी, इसमें कोई राय नहीं, बहुत बढ़िया काम किया आपने, बहुत अच्छे टाइमली बढ़ाया आपने एशियन पेंट्स में और एस्ट्रल में अपना एक्सपोजर, और एक साइजेबल पुलबैक हमने देखा भी इन स्टॉक्स में। मैं इसी सेक्टर पे रहूँगा, स्पेस पे रहूँगा। रियल स्टेट वर्सेस रियल स्टेट एंसिलरी, रियल स्टेट वर्सेस होम इम्प्रूवमेंट, इन दोनों में से बेटर रिवॉर्ड कौन रखता है आपके लिए? आपने ठीक है एशियन पेंट्स में, एस्ट्रल में अपना एक्सपोजर बढ़ाया, इन दोनों में ही ज़्यादा रिवॉर्ड कौन रखता है आपके लिए? तो देखिए, हम बॉटम अप स्टॉक पिकर्स हैं, और जब बॉटम अप स्टॉक पिकिंग की बात आती है तो उसमें बिजनेस मॉडल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जहां ज़्यादा होता है, वहां पे इस वाली फिलॉसफी के थ्रू थोड़ा पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब बॉटम अप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो डिपेंड करता है बिजनेस का मॉडल और उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसी है। तो अगर सिर्फ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के जरिए से देखें तो हर एक इंडस्ट्री में 1 या 2 कंपनियां ऐसी आपको मिल जाएंगी जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है। होम बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर में उनमें हमारे हिसाब से ज़्यादा पैसा बनेगा, रादर देन पूरा का पूरा पेंट सेक्टर में पैसा बने, या पूरा पाइप्स में बने, या पूरा वायर्स में बने, या पूरा सीमेंट में बने, एटसेट्रा। वो वैसा ना करके 1-2 कंपनियां हर सेक्टर की, उनमें ज़्यादा पैसा बनेगा। तो इस थिंकिंग के थ्रू हमारे को लगता है कि अगर पाइप्स हैं तो एस्ट्रल कंपेयर टू अदर्स बेटर है, पेंट है तो एशियन कंपेयर टू अदर्स बेटर है। इस तरह से हमारे को एंसिलरीज में पैसा बनाने का फिलॉसफी में मौका लगता है। ओके रक्षित जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपके पोर्टफोलियो में अभी भी पेज इंडस्ट्रीज है क्या, और क्या व्यू इस स्टॉक पर आपका फिलहाल?
नहीं, पेज हमारे पोर्टफोलियो से करीब 1 साल हो गया, 1 साल के ऊपर हो गया। पेज से हमने एग्जिट किया था। हमारे हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके ग्रोथ में हमारे को थोड़ा सैचुरेशन दिख रहा था उसकी कैटेगरी में। हमें ऐसा लगता है कि जब तक वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड नहीं करेंगे, वो 20% वाली ग्रोथ तब तक स्ट्रक्चरली वापस आना अब मुश्किल है, क्योंकि इतने मतलब 3-3.5 करोड़ हाउस होल्ड ही हैं हमारे हिसाब से जिनमें अफोर्डेबिलिटी जॉकी की है, उससे ज़्यादा हाउस होल्ड्स हैं नहीं। और वो 3-3.5 करोड़ हाउस होल्ड काफ़ी हद तक टैप किए जा चुके हैं। तो यहाँ से सिर्फ ऑर्गेनिक धीरे ग्रोथ होएगा अगर प्रोडक्ट एक्सपैंड नहीं किया तो। एफिशिएंसी गेन्स ये कंपनी लाती रहेगी थोड़े टाइम के लिए शायद, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस है मैनेजमेंट का कि कॉस्ट को कम करें, ऑटोमेशन को बढ़ाएं। प्लांट्स काफ़ी लो लेबर इंटेंसिटी के साथ एक्सपेंशन हो रही है, उड़ीसा का प्लांट इनका, तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन हमने 1-1.5 साल पहले इसीलिए निकाल दिया क्योंकि हमारे को रेवेन्यू ग्रोथ में हेडविंड्स थोड़े से दिख रहे हैं। ओके रक्षित जी, आपने वीरेंद्र जी के सवाल में जवाब दिया था कि आप बॉटम आउट स्टॉक पिकिंग करते हैं। तो जब आईटी, हालांकि पिछले 2 दिनों से तो स्ट्रेंथ नजर आ रही है स्पेस में, जब गिरावट अच्छी खासी हमें देखने को मिली थी तो वहाँ पे क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया था? अभी इस पूरे स्पेस पर आपका क्या राय है? तो हमने इन्फो एज में एक्सपोजर बढ़ाया था हमारे पोर्टफोलियो में एंड उसका रीज़न ये था कि जैसे अगर आप देखें आईटी सर्विसेज का कंपेयर टू जीसीसी जो ट्रेड ऑफ चल रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड हेंस जॉब्स, तो हमारे को लगता है इन्फो एज जैसी कंपनी एटलीस्ट इस ट्रेड ऑफ में दोनों तरफ से पार्टिसिपेट कर रही है। जीसीसी के में भी पार्टिसिपेट कर रही है एंड इंडियन आईटी सर्विसेज वाले में भी पार्टिसिपेट कर रही है। जो एक कंसर्न ज़रूर है इन्फो एज में आईटी सर्विसेज के माध्यम से, वो ये है कि अगर 2-3 साल के लिए ओवरऑल जॉब क्रिएशन इज लेस दैन लेट्स से जॉब डिस्ट्रक्शन इन दिस इंडस्ट्री, तो इन्फो एज चाहे जीसीसी के भी थ्रू पूरा ऑफसेट नहीं कर पाएगी। तो वो एक थोड़ा सा रिस्क ज़रूर है, लेकिन इन्फो एज के पास और भी काफ़ी ऑप्शनैलिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली उनकी इन्वेस्टमेंट बुक से। तो इसलिए हमने आईटी सर्विसेज के एंगल से इसको ज़्यादा लिया, क्योंकि हमारे को यहाँ पे थोड़े से डाउनसाइड कम और ऑप्शनैलिटीज़ और अपसाइड ज़्यादा दिखते हैं। अच्छा, आपने बोला कि हेल्थ केयर को आप फ्रॉम इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा अच्छे से अप्रोच करेंगे। यहाँ पर कहाँ एक्सपोजर है आपका? हेल्थ केयर में हमारे 3 तरह से एक्सपोजर हैं। एक तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड डायरेक्ट एक्सपोजर वाया इंश्योरेंस, दूसरा हॉस्पिटल्स, तो हमारे पास एक बैंगलोर बेस्ड बड़ा हॉस्पिटल चेन है हमारे पोर्टफोलियो में, एंड तीसरा डायग्नोस्टिक्स। तो ये 3 एंगल से है। थीम हमारे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म का देखा जाए 10 से 20 साल, तो पेनिट्रेशन की स्टोरी हेल्थ केयर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस, साथ में कुछ हद तक फार्मा भी इस पूरी स्टोरी को खेलने का एक तरीका है। काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो काफ़ी इनोवेटिव क्या बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स क्रिएट कर रही हैं, जो आज से 5-7 साल पहले तक हॉस्पिटल्स जैसे कि उतना स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक प्रोपोजिशन नहीं था। तो इसलिए डिफरेंशिएशन काफ़ी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक तरह से एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट से क्रॉस कर रहा है पिछले 5 साल और अगले 10 साल में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, जैसे कि आई थिंक 90s में कह लीजिए आईटी सर्विसेज, नॉटीज़ में थोड़ा कंज्यूमर, अगले 10 साल में शायद हेल्थ केयर का काफ़ी स्ट्रक्चरल स्टोरी रहना चाहिए। ओके रक्षित जी, अभी पोस्ट क्वार्टरली नंबर्स आपने बैंक्स में और एनबीएफसीज में किस प्रकार के बदलाव किए, क्या रिड्यूस किया, क्या ऐड किया? तो हमने एनबीएफसी में थोड़ा सा एक्सपोजर अपना कम किया क्वार्टरली नंबर्स के बाद, क्योंकि हमारे को थोड़ा सा एसेट क्वालिटी स्ट्रेस 2 क्वार्टर के लिए ऊपर जाता दिख रहा है। साथ में जिस तरह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे दबाव आ रहा है रेट कट के कारण,
तो अगर और भी आगे जाके रेट कट्स अगर होते हैं सपोज और 25 बेसिस पॉइंट्स और 50, तो थोड़ा सा निम पे बैंक्स में खास करके 15 बिप्स का और दबाव आ सकता है। तो ये सारा सोचते हुए हमने थोड़ा सा एक्सपोजर कम किया, लेकिन हमारे पास अभी भी 2 NBFC और 1 बैंक है पोर्टफोलियो में, क्योंकि हमें लगता है कि अगर अगले 2 से 3 साल का व्यू लें तो डिफरेंस बिटवीन हाई क्वालिटी लेंडर्स एंड द एवरेज, पिछले 4-5 साल में वो डिफरेंस कम हुआ था, अगले 2-3 साल में वो डिफरेंस बढ़ना चाहिए। हाई क्वालिटी लेंडर्स विल पुल अवे फ्रॉम द एवरेज, तो इसलिए वो अपॉर्चुनिटी एक है, इसलिए हमारे पास स्टॉक्स हमने जरूर रखे हैं। हाँ, थोड़े टाइम के लिए इनमें एक्सपोजर कम किया था आफ्टर रिजल्ट्स। ओके, रक्षित जी, होटल स्पेस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। आज आप देखें लेमन ट्री होटल्स, शैले होटल्स, इसके अलावा EIH सभी में अच्छी खासी तेज़ी, थोड़ी इंडियन होटल्स बैकफुट पर है, लेकिन पिछले कुछ सत्रों से होटल स्पेस में अच्छी तेज़ी, इनफैक्ट पूरा साल, इस साल में अब तक अगर आप देखें तो अच्छा ही रहा है। यहाँ पर क्या व्यू है आपका, क्या स्टैंड रख रहे हैं आप? नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस होता जा रहा है। एक तरह से ऐसे देखें, कोविड के पहले शायद ही कोई होटल था जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डबल डिजिट में था। कोविड के बाद काफ़ी सारे होटल्स अच्छे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो यूनिट इकोनॉमिक्स तो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा 2-3 ऐसे कंपनियां ज़रूर हैं, कुछ नाम आपने लिए, जिनका यूनिट इकोनॉमिक्स फिक्स होता जा रहा है। जिस तरह से हम इस स्पेस को अप्रोच कर रहे हैं, कंसर्न यहाँ पे क्या ध्यान में रखने का है कि अगर तो मैसिव लेवरेज के साथ ग्रोथ आ रही है तो ये इंडस्ट्री सिक्लिकल रही है हिस्ट्री में, और आगे भी सिक्लिकलिटी हो सकती है एक्सपेक्टेशन। तो अगर बहुत ज़्यादा लेवरेज है बैलेंस शीट पे, तो सिक्लिकलिटी को ध्यान में रखते हुए वो लेवरेज बहुत बड़ा रिस्क है। डाउन साइकिल अगर शुरू हो गया तो वो रिस्क प्ले आउट करता है। तो इसलिए बैलेंस शीट स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जैसे कि एक कंपनी आपने जो बोली वो नेट कैश है होटल में, एंड तो उस तरह की कंपनियां फिर ज़्यादा प्रेफर हमारे फ्रेमवर्क में करी जाती हैं। बैलेंस शीट स्ट्रेंथ के बाद फिर नेक्स्ट आता है कि ब्रांड आपका खुद का है कि आप ऑपरेटर हैं ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी ब्रांड्स। अगर खुद का ब्रांड है तो थोड़ा लॉन्जेविटी ज़्यादा कंट्रोल में रहता है, अगर थर्ड पार्टी है तो फोर्सिएबल फ्यूचर थोड़ा सा लॉन्जेविटी में कम हो जाता है। वो एक और फैक्टर है जो ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है मेरे हिसाब से इसमें स्केलेबिलिटी जैसे जैसे अक्रॉस जोग्राफीज आएगी, बिजनेस मॉडल की एबिलिटी टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ आइदर एग्जिस्टिंग होटल को एक MNC होटल का झंडा लगा के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाए, वो वाली अपॉर्चुनिटीज, या किसी रियल एस्टेट डेवलपर की लेट्स से कमर्शियल स्पेस को होटल में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हंट करने की कैपेबिलिटी अगर बिजनेस मॉडल में है तो वो एक स्ट्रक्चरल स्टोरी की तरफ उस कंपनी का हमारा व्यू बनता है। सो दीज आर द 3-4 वेज इन विच वी आर प्रायोरिटाइजिंग होटल के अंदर स्टॉक्स। आपके पोर्टफोलियोज में ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्लेस हैं क्या, चाहे HDFC AMC हो या BSE, एंजल वन, या इनमें से कोई स्टॉक जिसको आप स्टडी कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए? हाँ जी, इनमें हम स्टडी ज़रूर करते हैं। पोर्टफोलियो में अभी अमंगस्ट सर्विसेज इनमें से नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से CMS इन्फो एक स्टॉक ज़रूर है जो पिछले साल भर में हमने बीच में पिकअप किया था। वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, आई मीन वी आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड द रिस्क कि भाई ये पिछले 3-4 साल मैसिव बुल रन चला है, तो अगर कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड प्लेस ज़्यादा हों इस टाइम पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ पूरी मार्केट का मॉडरेट हो गया है। अगर आप देखें 2021 से 24 निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ 20% के ऊपर था कंसिस्टेंटली CAGR में। पिछले 12 से 15 महीने में, पिछले 5 क्वार्टर में ये अर्निंग्स ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट का रह गया है। तो वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं निफ्टी की, अर्निंग्स ग्रोथ वीक हो गया है, तो कैपिटल मार्केट प्लेज थोड़ा 3 साल के व्यू से काफ़ी रिस्की हो जाते हैं।
तो इसलिए हमने अवॉइड किया हुआ है कैपिटल मार्केट प्लेस अपने पोर्टफोलियो में अभी। ओके रक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी बैंक लेके आइए 55,776 और निफ्टी 25,090। अनुज, क्लोज उसी एक्सपायरी जोन के अंदर और 25,100 के आसपास कैसे अप्रोच करें इस क्लोजिंग को और कल के लिए क्या व्यू रखें? हाँ देखिए, कैरी करें लॉन्ग पोजीशंस भी, क्योंकि ये मार्केट अब ऐसी है कि इसमें जैसे आज सुबह भी एक बार तो आपको 90 पॉइंट का गैप अप मिला था, राइट, लेकिन अगर आपने कैरी नहीं किया था तो वो किसी काम का नहीं था आपके। तो वर्स्ट के सिनेरियो में अगर गैप डाउन होगा तो रिकवरी आ जाती है मार्केट में। तो इसके लिए एक अप्रोच तो आपकी बहुत सिंपल होनी चाहिए कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैरी करें और निफ्टी में ही रखें, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ना करें। भले ही एक हायर हाई और हायर लो आज फिर बनाए निफ्टी पर, आज का हाई कल के हाई से बेटर है निफ्टी पर, आज का लो कल के लो से बेटर है निफ्टी पर। तो उस हिसाब से एक और आपके लिए अपने आप अप्रोच होगी। कल का लो था 24,930, आज का लो है 25,054, सिग्निफिकेंटली हायर है। और कल आपने जब ट्रेड की शुरुआत करेंगे तो आपके पास एक रीजनेबल स्टॉप लॉस भी होगा उस हिसाब से, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये। और एक चीज़ 25,200, एक बार इसको आपने क्रॉस किया, आज का हाई 25,150 था, 25,200 को अगर आपने क्रॉस किया तो मुझे लग रहा है कि 25,500 तक की भी चाल शुरू होगी निफ्टी में। तो कैरी करना है। देखिए, अप ट्रेंडिंग मार्केट में कैरी करिए, क्योंकि अप ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपके अगेंस्ट गैप हुआ भी, जैसा कि कल हुआ था, इमीडिएटली बाइंग आ जाएगी। और बाई चांस अगर गैप अप हो गया जैसे कि आज सुबह हुआ था, देन यू विल मिस आउट। तो इसके लिए कैरी करना ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ज़रूरी होता है। चलिए यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम फीडबैक ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज दो स्टॉक जो फोकस में है उनमें ऑब्वियसली ऑटोज एक ऐसा पैक है जो अभी भी डीलर्स को पसंद आ रहा है। काफ़ी सारे एफआईज ऑटो शेयर्स में अपनी पोजीशंस बढ़ा रहे हैं और टीवीएस मोटर्स एक ऐसा काउंटर है जहां डीलर्स को लगता है कि ट्रेडिंग के लिहाज से 2 से 4% तक का अपमूव बन सकता है। सो प्रॉब्ली यहां से 60 से 100 रुपए के बीच में अपमूव वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहां वो खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं। इसके अलावा एक काउंटर जो वीक है आज वो है इंडियन होटल्स। लग्जरी टैक्स की बात करें या जीएसटी के चेंजेस की बात करें, किस तरीके का असर लग्जरी होटल कंपनीज पे होगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है। और शायद थोड़े कन्फ्यूजन के चक्कर में डीलर्स को ये समझ रहा है कि काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ बिकवाली कर रहे हैं, तो 10 से 15 रुपए की डाउनसाइड के लिए यहाँ भी डीलर्स एचटीबीटी की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओके, टीवीएस मोटर खरीदारी की राय और इंडियन होटल्स बिकवाली की राय डीलर्स की तरफ से ये फीडबैक आता हुआ। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। अब बताइए गाव सर, गुड इवनिंग, क्या पिक कर रहे हैं? गावा सर, गुड इवनिंग। बीटीएसटी या एसटीबीटी? बीटीएसटी रहेगा और मेरा स्टॉक रहेगा एलटीटीएस, लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, आईटी अगेन। इसका मुझे जो नीचे आया है वीकली टाइम फ्रेम पे वो बढ़िया लगता है, इसमें रेसिलियंस लगता है, अपमूव ऑन है। ट्रेड करा है 4,300, स्टॉप लगाना चाहिए 4,275, 25 रुपए का। फर्स्ट टारगेट 4,350, फिर 4,400 पॉसिबल है। एलटीटीएस ट्रेंड इंटैक्ट। ओके, एलटीटीएस पर आप एक व्यू रखेंगे अपना इस समय पर। शिल्पा जी, आपके कैरी करेंगे कल के लिए? जानू जी, आज स्टिक टू ल्यूपिन मुझे लगता है कि अच्छे ब्रेकआउट पे है। यहाँ पे 2020 आपको एसबीटीएसटी भी मिल सकता है, तो स्टिक टू ल्यूपिन। ओके, ल्यूपिन। अमित जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, मैं कमिंस इंडिया के साथ जाऊंगा। यहाँ पे क्लियर फ्लैग का ब्रेकआउट है, तो मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल कंटिन्यू करेगा। 3840 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 3950 पे। ओके, कमिंस समझ जी की पिक। सुमिल जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, तो वहीं से ही लॉरस लैब पिक कर रहा हूँ। लॉरस लैब ने एक 10 और 20 डेली मूविंग एवरेज दोनों ऑलमोस्ट आसपास ही है, वहां पे एक सपोर्ट लिया है और फिर से ट्रेंड रिज्यूम किया है ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 874 पर और टारगेट होगा 920 का। मानस जी, आपने क्या पिक किया? तो देखिए, एचडीएफसी एमसी के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। फ्रेश ब्रेकआउट है चार्ट पे, तो उसके फ्यूचर में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉसेस लगाएंगे 5724 के और टारगेट सेट करेंगे 5950 के। ओके, एचडीएफसी से आप कैरी करेंगे। रुचित, आपका ट्रेड? ये एबी कैपिटल में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। क्लियर एक ट्रेंड कंटिन्यूशन के साइंस है कि जहाँ पे हम एक स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव देख रहे हैं। कल के सेशन में थोड़ा कूल ऑफ था, जहाँ पे इनसाइड बार पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। आज फिर से अपमूव का रिजम्पशन हुआ है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, ऑल टाइम हाई पे ही इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है।
सो यहाँ पे काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट अभी भी दिख रहा है। सो यहाँ पे 286 के स्टॉप लॉस से एबी कैपिटल में खरीदारी करके जाए 300 के टारगेट्स के लिए। ओके, एबी कैपिटल में खरीदारी करके जाएं 300 के लक्ष्य के लिए। ये होगी रुचित की तरफ से पिक। चलिए अब वीरू के पास चलते हैं और आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही है जान लेते हैं। वीरू बताइए। मार्केट ब्रेथ अनुज इवनली पॉइज थी और सुबह हालांकि मोमेंटम मिड सेशन के आसपास ज़्यादा अच्छा था और टुवर्ड्स क्लोज थोड़ा सा अगर देखें प्रेशर पड़ा और वो प्रेशर था लॉन्ग अनवाइंडिंग का। ये डिजिट जो थी वो टुवर्ड्स एंड थोड़ी बड़ी हो गई। 55 लॉन्ग, 30 में शॉर्ट कवरिंग, 85 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग 49 में। और ये शॉर्ट थोड़े बढ़े इसलिए अनुज क्योंकि एक सब्सटेंशियल गैप अप हो गया था आज निफ्टी बैंक में, क्योंकि ज़्यादातर बैंकिंग काउंटर्स उसके बाद सिंक हुए। लाइए लॉन्ग जरा एक बार स्क्रीन पे। सबसे ऊपर इस क्रम में आज मैनकाइंड, सिप्ला, ये पूरा का पूरा फार्मा स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज, आदित्य बिरला कैपिटल, पीआई इंडस्ट्रीज लॉन्ग क्रिएट हुआ। अगले स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग की, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वो शॉर्ट कवरिंग का फेस अभी भी कंटिन्यू करता हुआ। HDFC AMC एट ऑल टाइम हाई, मैक्स, टीटागढ़ रेल और L&T फाइनेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। सब में शॉर्ट कवरिंग आई, लेकिन याद रखिएगा शॉर्ट बिल्डअप था। न्यूज़ फ्लो के बाद ये पूरा का पूरा एक्सचेंजेस, ब्रोकरेजेस सिंक हुए और BSE, एंजल, MCX तीनों में शॉर्टिंग हुई, शॉर्ट बिल्डअप हुआ। वोडाफोन आइडिया में कल के एक मूव के बाद शॉर्ट अप और डाबर में। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग HFCL, सिस्डॉन, पूना वाला फिनकॉप, IIFL फाइनेंस और क्रॉम्पटन। एक बार जाते जाते एक स्टॉक और देखूंगा, दैट्स मिड कैप IT में कोफोर्ज, क्योंकि भले ही निफ्टी IT सुबह सिंक हुआ लेकिन बाद में इसने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कोफोर्ज एक बहुत ही अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। 1727 में माइनस एक टेक चेक कोफोर्ज पे। ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है IT में जो कि बड़े एवरेजेस से पुल बैक देने के बाद अपने लास्ट एवरेज को काटने के बहुत नज़दीक है। आपका कोफोर्ज पे रीडिंग क्या कहता है इस वक्त? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1825 के आसपास का होगा, तो यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है और या तो बेहतर रहेगा कि ऑप्शन में ट्रेड लिया जाए। 1720 का कॉल ऑप्शन 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला तो मेरे ख्याल से तो ये आपको ऑप्शन 70 रुपए या 80 रुपए तक भी देखने को मिल सकता है। ओके, कोफोर्ज में फिलहाल ये स्ट्रैटेजी निचले से अच्छी रिकवरी और पूरा IT स्पेस फोकस में, तो यह एक व्यू कोफोर्ज पे। चलिए अब वायदा बैन अपडेट ले लेते हैं और इस बार बैन में जा सकता है टीटागढ़ रेल, माफ़ कीजिएगा, बैन से बाहर आ सकता है और यहाँ पर एक्शन देखने को मिला। लेकिन बात की जाए टीटागढ़ में रेल में पोजीशन घटकर 81% हो गया है, तो फिलहाल ये एक अपडेट आपके लिए। चलिए कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं जहाँ पे अच्छी खासी एक्शन हमें देखने को मिली। स्विगी, कल डैम कैपिटल की रिपोर्ट थी, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट इटर्नल स्विगी पे, जहाँ इटर्नल पे आज थोड़ी मुनाफा वसूली। स्विगी दूसरे दिन भी आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है, हालांकि डे हाई से थोड़ा सा फिसला, लेकिन स्ट्रॉन्ग मूव के साथ 4% से ज़्यादा के मूव के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार स्विगी पर सोमिल जी आप अपनी राय दीजिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है काउंटर, कल भी हम चर्चा कर रहे थे इस पर। इन लेवल्स पर क्या स्ट्रैटेजी अब? स्विगी में बहुत समय के बाद 200 डेली मूविंग एवरेज, 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन हो रही है और हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। दैट इज अ वेरी गुड साइन इन द मीडियम टर्म आउटलुक एज वेल। सो यहाँ से जो टारगेट बनते हैं वो 465 का पहला टारगेट बनता है और दूसरा टारगेट 515 का बनता है। पॉजिटिव इन द शॉर्ट टर्म, पॉजिटिव इन द मीडियम टर्म आउटलुक, सो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब मार्केट का पंचनामा का टीज लेकर आते हैं। पर श्रेया बताइए आज क्या सवाल है? सवाल आज BSE पर काफ़ी है। रोहित श्रीवास्तव जी का सवाल है 2340 दिन की खरीद BSE की फॉर शॉर्ट टर्म। अब पूछ रहे हैं, हम लगातार चर्चा भी करते हैं आज के शो में कि इस खबर के बाद आज तो गोता लगा गया है स्टॉक, लेकिन यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म का लिहाज से पूछ रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म में तो पेन है BSE में, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये सभी चीफ की तरफ से आया है, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ हेयर से है, ऐसा कुछ है, ऑफिशियल नहीं है। और जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था, और इनफैक्ट अगर वो मेरे ग्राफिक्स दोबारा प्ले कर सकें तो वीकली एक्सपायरी अब धीरे धीरे जाके ख़त्म हो जाएगी। और एक चीज़ बताऊं, मैं तो वैसे पता है मैं कई बार क्या सोचता हूं कि जो लोग आजकल खाली बैठे होते हैं
और वो पहले क्या करते थे कोई ड्रीम 11 पे टीम बना ले, कोई पोकर खेल ले, कोई कुछ कर ले। अब वो सब खत्म हो रहा था और अब ऐसा लग रहा है कि वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी भी खत्म होने वाली है। तो उस हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो भी है उसकी नियर टर्म में डी रेटिंग होगी। और मेरा ये मानना है कि यहाँ से BSE अंडर परफॉर्म करेगा, अंजल वन अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन जो बाकी के स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए शेयर हैं वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेल्थ मैनेजमेंट और इंसार हाँ बेटर रहेंगे, बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। FMCG में कल अच्छी खरीदारी के बाद आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। डाबर सबसे ज़्यादा टूटा 3.5% के करीब। तो मैंने इस शो के शुरुआत में पूछा भी था आपसे कि FMCG में अच्छी रैली, अब यहाँ से क्या, तो क्या SIP के जरिए यहाँ पे भी फॉलो करना चाहिए डाबर पर्टिकुलरली, क्या स्ट्रैटेजी? डाबर भी उसी में आएगा। आई थिंक डाबर में भी बिल्कुल उसी तरीके से करें, SIP अप्रोच रखें। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो रूरल कंजम्पशन को बिलोंग करता है। अगर इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आएगी और यहाँ पर कंजम्पशन में इम्प्रूवमेंट आएगी, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है यहाँ पर, डाबर भी उस कैटेगरी में आएगा, बिल्कुल बास्केट में आएगा, वो जिस बास्केट की मैंने बात की है। ओके, 3:35 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, X, Instagram, YouTube, Facebook पर आपके सवालों को एड्रेस करेंगे। 3:35 पर मार्केट के पंचनामा में हमारे साथ जुड़िए और कुछ काउंटर्स की बात करते हैं जहां पर आज अच्छी खासी बाइंग थी। फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस पर्टिकुलरली अगर आप देखें, यहाँ पर कल की मुनाफा वसूली के बाद खरीदारी होती हुई नजर आई। फार्मा स्पेस लगभग 1%, हेल्थ केयर भी 1% के करीब चढ़ा। प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी, हालांकि इंट्राडे में थोड़ा फिर से फिसला प्राइवेट बैंक, लेकिन वहाँ पे भी अच्छी मूव। PSU बैंक अंडर परफॉर्म किया, इसने आज ये इंडेक्स आधा फीसदी से ज़्यादा लुढ़क कर अब क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। ऑटोज़ में अच्छी बाइंग के बाद अब थोड़ी सी यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ काउंटर्स पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊँ जहाँ पर अच्छी थी, तो फार्मा स्पेस से मैनकाइंड, सिप्ला, लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, कमिंस, इस सब में अच्छी खासी बाइंग। और कहाँ पर आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिला, उस पर भी बात करते हैं। डिफेंस स्टॉक्स एक बार रखिए स्क्रीन पर, वहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है। एक बार चार्ट, इंडियन डिफेंस में आज थोड़ी बहुत खरीदारी थी, आधा फीसदी करीब। हैल पे एक बुलिश रिपोर्ट थी, एक बार हैल का रखेंगे चार्ट स्क्रीन पर। एक चार्ट चेक लेना चाहती हूँ रुचित जी, आप देखिए हैल का चार्ट। अब ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश और आगे का टारगेट प्राइस रखा है उन्होंने, आप कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को, यहाँ पे इन लेवल्स पर क्या स्ट्रैटेजी? अगर पिछले 20 दिनों से देखें तो स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड किया है, जहाँ पे 4,600 से 4,400 इस 200 रुपए की रेंज में स्टॉक रहा है। अब अच्छी बात यह है कि स्टॉक अपने एग्जैक्ट 200 दिन के मूविंग एवरेज 200 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बट सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में जो मार्केट मूव आया उसमें देखेंगे तो सेक्टर मोमेंटम में नहीं है। सो स्टॉक सपोर्ट पे है बट सेक्टर मोमेंटम नहीं है। सो बेटर है कि थोड़ा सा और वेट किया जाए। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एक बार होल्ड कर सकते हैं। जो रिसेंट स्विंग लो था 4300 का, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखे। बट फ्रेश बाइंग अगर मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से करनी है तो 4500 एंड 4600 जो रिसेंट स्विंग आई है पिछले 10-20 दिनों का, वो 4600 के ऊपर ही स्टॉक में फ्रेश खरीदारी करे। ओके, HL 4474 पे आके क्लोज होता हुआ और टुवर्ड्स एंड एक दो स्टॉक्स और अच्छा अगर आप देखें जो मोमेंटम जनरेट करें। देखिए क्लोज तो हमारा 25,070 के आसपास, थोड़ा सा 20 पॉइंट के आसपास हम ड्रिफ्ट हुए हैं। बैंक निफ्टी भले ही अगर आप देखें आज अच्छा क्लोज ना हो रहा हो, लेकिन एक स्टॉक क्लियरली जिसका जिक्र मैं सुबह भी कर रहा था, मिड सेशन में भी किया और कल भी किया था मैंने 2 बजे के आसपास, दैट्स ICICI बैंक। सारे एवरेजेस के ऊपर, माना सुबह जब मैंने आपसे बात की थी और कल भी बात की थी इनफैक्ट, 1431 से 1447 का सवर, वॉल्यूम्स 1440 की स्ट्राइक की पुट राइटिंग, क्लोज अबव 20। पूरे बैंकिंग स्पेस में प्लेसमेंट ICICI बैंक की अब कैसी लग रही है आपको? फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना हो तो? बिल्कुल, देखिए स्टॉक ने अपने टोटल मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद ये जो 1450 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, शायद स्टॉक उसको ब्रीच करके 1470 तक जा सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा, 1434 का आपको स्टॉप लॉस लगा रहा है। ICICI बैंक एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ 1445। और फार्मा में तो खैर आज सबसे ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन ही है और जो कैपिटल गुड्स बास्केट थी उसमें 2 स्टॉक्स बहुत अच्छा क्लोज लेके जा रहे हैं। कमिंस 2% ऊपर। कमिंस का ये क्लोज इस दौर का यानी
पोस्ट सितंबर 2024 अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज। जरा प्लीज़ इसका ओवाई रखिएगा और 3900 की कॉल भी रखिएगा स्क्रीन पे। जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार का एडिशन आज कमेंट्स में हुआ है। जस्ट शायद ट्रेडर्स ने फोकस किया है एक बड़े ब्रेकआउट पे। जुलाई 2024 के बाद कब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज देखिए, 9% बिल्डअप इस फ्यूचर्स में। कमेंट्स एक बार जरा प्लीज़ 3900 की कॉल भी दिखाइएगा। मैं भी बैठे बैठे इसकी स्ट्राइक्स को ही नोट कर रहा था। ये देखिए 36% हुआ है बिल्डअप। ये है स्टॉक ऑफ द मोमेंट या फिर ऑप्शन। आपकी रीडिंग क्या कहती है रुचित इस पे, कमेंट्स पे और इसकी स्ट्राइक 3900? आई थिंक एक काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने पिछले 1-1.5 महीने से भी बना के रखा है। जब मार्केट में हाई लेवल से करेक्शन हुआ था तब कोई भी प्राइस वाइज करेक्शन ये स्टॉक में नहीं दिखा। छोटे मोटे करेक्शन जो भी है 20 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट एक्ट हुआ है। सो आई थिंक जैसे बिल्टअप भी हुआ है ये क्लियर लॉन्ग बिल्टअप के इंडिकेशन है। सो मैं लग रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। 4000 के आसपास जो नेक्स्ट राउंड फिगर जहाँ पे कॉल ऑप्शंस में हुआ है बिल्टअप है, एटलीस्ट वो लेवल्स हमें भी नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में ही हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। ओके, मीनवाइल एक स्टॉक लेकर आइए जरा, L&T फाइनेंस। इसमें पिछले कुछ मिनटों में अच्छे मूव्स आए हैं और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन भी है, तो थोड़े से शॉर्ट कवरिंग के साइंस रहेंगे। L&T फाइनेंस LTF करके आ रहा होगा, L&T फाइनेंस नहीं आ रहा होगा तो इसकी बात कर लेते हैं एक बार। स्टॉक लेकर आइए जरा। ठीक है, ये 221 पर इस समय स्टॉक का। अमित जी क्या व्यू रहेगा इस पर, L&T फाइनेंस पर? जी अनुज जी, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। 215 पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। हल्का सा स्ट्रेस जरूर है बट देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। पोजीशन है आपकी तो 218 का स्टॉप लगा के रखें फॉर टारगेट्स ऑफ 230। L&T फाइनेंस पे अमित जी की फिलहाल ये राय। निचले स्रोत से अच्छे रिकवरी के साथ आप देखें तो यहाँ पे कारोबार हो रहा है। IT स्पेस अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन जाते जाते फ्लैट क्लोज होने की तैयारी। और एक बार अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ LTI माइंडट्री अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कोफोर्ज में अच्छी खासी बाइंग थी, वहीं बैकफुट पर ओरेकल फाइनेंस, विप्रो, HCL टेक, साथी टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स ने कामकाज करके क्लोज हो रहे हैं। गावस्कर ने L&T सर्विसेज सुझाया आज के सत्र में, BTST इनके ट्रेड, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। गावस्कर एक बार विप्रो का चार्ट देखेंगे, अंडर परफॉर्म कर रहा है आज, जहाँ पे अच्छी खासी तेजी पिछले कुछ काउंटर्स में हमें देखने को मिली जो मेंशन कर रही थी। काफी वॉलेटाइल था आज के सेशन में। यहाँ पर क्या हिदायत फिलहाल? एक्चुअली 9 दिनों से एक विप्रो ने एक अपमूव भी देखा था, वो प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हो सकता है थोड़ा डिप मिले विप्रो में, 248 के आसपास शायद सपोर्ट मिलेगा, शायद वहां पर शायद सपोर्ट कल मिले, लेकिन शॉर्ट की कैंडिडेट नहीं है क्योंकि सपोर्ट बहुत पास में ही है विप्रो। चलिए विप्रो आपकी स्क्रीन पे स्टे लो और अंतिम दौर तक आते आते जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा डे हाई के टिक्स आ रहे हैं उसमें एक सिप्ला शामिल है। क्या ये सिप्ला है? मतलब इस स्टॉक में पूरे दिन अप टिक्स आते रहे और टुवर्ड्स क्लोज। अच्छा, एक डाइवर्जेंस है, ICICI बैंक आज डे हाई पे क्लोज हो रहा है और HDFC बैंक डे लो पर, और वही दुविधा जो है वो निफ्टी बैंक को परेशान कर रही है। ये देखिए ICICI बैंक है डे हाई और HDFC बैंक है डे लो। खैर अनुज के पास चलते हैं। अनुज, ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग। बिल्कुल, चलिए क्लोज थोड़ी ख़राब रही मार्केट की, लेकिन ठीक है। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि इंट्राडे में मार्केट मूव देने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाता है, लेकिन अब मार्केट की बात हो रही है। जरा एक बार मार्केट के क्लोज दिखा दीजिए। 25,077 के लेवल पर निफ्टी क्लोज होने की तैयारी। फ्लैट कारोबार, डे हाई से थोड़ा तो फिसला। आप देखिए 25,153 का निफ्टी का आज का हाई होगा और वहाँ से फिसल कर 25,077 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी निफ्टी कर रहा है। बैंक निफ्टी फ्लैट कारोबार, 55,734 के लेवल पर बैंक निफ्टी क्लोज होने की तैयारी। और आप देखिए मिड कैप ने आज इंट्राडे में अंडर परफॉर्म किया, लगभग आधा फीसदी से ज़्यादा की गिरावट। मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन इंट्राडे में फिसला, वहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी थी। इनफैक्ट आप देखें IT स्पेस फ्लैट कारोबार करके क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ पे दिक्कत आई? स्मॉल कैप में भी थोड़ी दिक्कत थी, ये भी फ्लैट क्लोज होने की तरफ जा रहा है। तो ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था लेकिन क्लोजिंग बेहतर हो सकती थी। सेक्टर स्पेसिफिक रुझान क्या रहा आज मार्केट का?
आज पीएसयू बैंक अंडर परफॉर्म कर रहे थे। एफएमसीजी याद होगा आपको, कल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इसने, लेकिन आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ। ये पर्टिकुलर इंडेक्स लगभग 1% की गिरावट के साथ निफ्टी एफएमसीजी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। मेटल फ्लैट था आज के सेशन में, लगभग यहाँ पर भी आप बहुत सारे काउंटर्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। ऑटो लगातार परफॉर्म करता हुआ, लेकिन आज यहाँ पर भी मुनाफा वसूली। इसके अलावा जहाँ पे अच्छी खासी बाइंग नजर आई आज के सेशन में, ऑयल एंड गैस स्पेस वो स्पेस में शामिल था। साथ ही अगर आप और कुछ स्पेस की बात करें तो आईटी भी फ्लैट था, लेकिन जहाँ पर अच्छी खासी बाइंग थी उनमें शामिल एक और स्पेस हेल्थ केयर और फार्मा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव, इसलिए आपको मैक्सिमम स्टॉक्स गेनर्स में दिखाएंगे। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखिए, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी। कौन आज अंडर परफॉर्म कर रहे थे तो एफएमसीजी, कोल इंडिया आपको नजर आएगा, टाटा कंज्यूमर, इसके अलावा साथ ही कोल के जैसे स्टॉक्स में, इंटरनल में भी आज काफ़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली और जियो फाइनेंशियल्स भी आज बैकफुट पे। तो ओवरऑल वीरेंद्र जी, मार्केट की क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग बेहतर हो सकती थी, लेकिन क्लोज अगर आप स्पेशली आधे घंटे में देखें तो वहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। कोई बात नहीं श्रेया, जो हो ना सका उसका क्या मतलब, उसको लेके क्या मायूस होना। अब हर्ष और खुशी इस बात की है कि कल शुक्रवार है ना। बहुत चैलेंजिंग हफ्ता रहा, लेकिन सोमवार को जो तेज़ी शुरू हुई थी, ये बात है कि गुरुवार तक तो कायम रही। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो, शुक्रवार का दिन। और कोई प्रश्न पूछना है आपको अपनी दुविधाओं को लेकर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स से हो या फिर ट्रेड से हो, ज़रूर पूछिए। श्रेया और अनुज के साथ एक छोटे से अंतराल के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। कल का दिन शुक्रवार, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा रहे। बाकी खुश तो पूरा ज़माना रहता है ना श्रेया? एग्जैक्टली, होप फॉर द बेस्ट। चलिए अब वो शो को वाइंड अप करते हैं, अब सीधे मुलाकात होगी कल। जी नमस्कार। नमस्कार।